कहानी की शुरुआत में हमने एक आकर्षक शरीर वाली लड़की को देखा जिसने शर्माते हुए छोटे भाई को पुकारा। पता चला कि वो और एक दूसरी लड़की देर रात तक एक पुरुष के साथ बातचीत कर रही थी। गोरी लड़की उठी और उसे ललचाया, सोने का नाटक बंद करो। दूसरी लड़की ने भी योगदान दिया, हाँ बिल्कुल, ये दोनों लड़कियां उस पुरुष के साथ थी। ये पुरुष हमारा नायक है, सो क्वांग। दोनों लड़कियों ने फिर से लुभाया, यहां आओ, खुश हो जाओ। तो क्वांग ने काम नहीं किया, लेकिन फिर भी बहुत खुशी से खाना खाया। उसे आश्चर्य हुआ कि उसकी इतनी खूबसूरत बहन कैसे हो सकती है। क्या वह सपना देख रहा था? लेकिन यह वास्तव में एक सपना था, क्योंकि हकीकत में जो चीज उसे चाट रही थी वो एक खतरनाक राक्षस था, न कि कोई खूबसूरत बहन। तो क्वांग ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, जैसे कोई ब्लाइंड बैग खोल रहा हो, लेकिन यह अनुभव बहुत वास्तविक था। वो अभी भी ऊंची आवाज में बोला, महिलाओं कृपया चाटना बंद करें, यह बहुत गुदगुदाता है। तो क्वांग ने अचानक अपनी आंखें पूरी तरह खोल दी और चुपके से चिल्लाया, दामोआ। यह वास्तव में एक सपना था। इस घटना का कारण था वो 2 सिर वाला राक्षस जो उसके बगल में चीख रहा था, जिसने क्वांग को डरा दिया। अगर उन मजबूत दांतों ने उसे काट लिया होता तो वो अपने दादा दादी से मिल चुका होता, लेकिन क्वांग अभी भी जीवन से ऊब चुका था। उसने व्यर्थ में चिल्लाया, नहीं नहीं, ज्यादा दूर मत जाओ। तो क्वांग ने एक पत्थर छुआ और उसे तुरंत अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया। उसने चिल्लाया, चल भग, चो लाओ। यह कहकर उसने तुरंत पत्थर को राक्षस के चेहरे पर दे मारा। उस पल में वो तेजी से युद्ध क्षेत्र छोड़कर भाग गया और अपना परिचय दिया, मैं हूं सो क्वांग, इस निर्जन द्वीप दुनिया में एक भाग्यशाली जीवित बचा हुआ। मैंने मूल रूप से जंगल में कुछ भोजन और टुकड़े खोजने की सोची थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं इतना थक जाऊंगा कि थोड़ा सो जाऊं और जागने पर यह चीज देखूं। अब क्वांग उस राक्षस से काफी दूरी पर था, लेकिन मानव शक्ति सीमित होती है, और थोड़ी देर दौड़ने के बाद वो सांस लेने के लिए रुक गया। जीवित रहने के लिए क्वांग ने फिर भी चलना जारी रखा। उसने सोचा, सौभाग्य से 2 सिर वाले हाइना की लड़ने की क्षमता ज्यादा नहीं थी। वो रुककर ठीक होने लगा और सोचा कि ऐसा लगता है जैसे वो उससे बच निकला है। सामने की तबाह हुई जगह को देखकर क्वांग थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राक्षसों से भरी इस बंजर भूमि में भटकना बहुत खतरनाक था। भले ही वो भूखा था, बेस पर लौटना सबसे सुरक्षित था। यह सोचकर वो तुरंत आगे दौड़ा। तो क्वांग एक परित्यक्त सैनिटोरियम के सामने रुका, जो शेल्टर 404 का प्रवेश द्वार भी था। उसने कहा, तुमने देखा ना, यह साधारण सा खंडहर वही बेस है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। यह बंकर 404 था। वो एक विशाल दरवाजे के सामने खड़ा था, जिस पर एक नंबर उकेरा हुआ था जो धीरे धीरे खुल रहा था। इस जगह की जर्जर दिखावट को मत देखो, इसके अंदर वास्तव में एक बड़ा संसार है। खुलने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी तो क्वांग एक ऐसे कमरे में दाखिल हुआ जो आधुनिक उपकरणों से भरा था, जिसमें लेड लाइटें हमेशा जलती रहती थी। एक पहिया तेजी से फर्श पर लुढ़कता हुआ आया। यह असिस्टेंट रोबोट था, नंबर 777। उसने खुशी से चिल्लाया, आप आखिरकार लौट आए, मालिक। क्वांग अभी भी अपने इस व्यवहार के साथ तालमेल नहीं बिठा पाया था। उसने कहा, शांत हो जाओ, इतना उत्साहित मत हो, मैं तो बस आधा दिन बाहर था। लेकिन उसने परवाह नहीं की और उसके पैरों के आसपास चक्कर काटता रहा। आप बहुत देर तक बाहर रहे, आपके पास अभी भी काम बाकी है, जल्दी करो और मिशन पूरा करो। इसलिए क्वांग ने गंभीरता से परिचय दिया कि यह शेल्टर का रोबोट असिस्टेंट है। मेरे लिए, मैं इस शेल्टर का प्रशासक हूं। तुम और 2 लोग जो प्रबंधन कक्ष में प्रवेश करते हैं, प्रशासक के पास कम से कम एक शेल्टर होगा जिसमें वह रह सकता है। वो इस बंजर दुनिया में अपेक्षाकृत सुरक्षित रूप से जीवित रह सकता है। इसलिए क्वांग ने उबकर सूखी रोटी चबाई। भूख मिटाने के लिए कुछ तो था। हालांकि वो अमीर नहीं था, कम से कम उसे भूखा नहीं मरना पड़ा। उसने माउस का पहिया स्क्रॉल किया, लेकिन यह प्रशासक का पद खाली नहीं था। इसके कुछ दायित्व थे। वो बैठा और कंप्यूटर स्क्रीन को गौर से देख रहा था। उस पर पीड़ितों की तस्वीरें थी। उसका मिशन था पृथ्वी पर इंटरनेट का उपयोग करके प्लेयर्स नामक प्राणियों के एक समूह को इस बंजर दुनिया में लाने और अपना घर बनाने के लिए मार्गदर्शन करना। यह मिशन मेरे लिए एकदम सही था, जो 5 महीने पहले यहां समय यात्रा करके आया था। स्क्रीन पर मौजूद संख्याओं में जादुई शक्ति थी, जो एक ऐसी आकर्षण पैदा करती थी जिसका कोई विरोध नहीं कर सकता था। इसलिए क्वांग बिना और इंतजार किए उत्साहित हो गया। बंजर भूमि पर ऑनलाइन लीक कटिंग प्रोजेक्ट आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की वजह से एक सवाल उठता है, क्या आप मानते हैं कि इस दुनिया में वास्तविक जीवन जितने यथार्थवादी गेम मौजूद हैं? पर्यटक क्लब चैट ग्रुप में हर कोई चर्चा कर रहा था। क्वांग ने बताया कि मैं जिस कंपनी में अभी शामिल हुआ हूं, वो एक इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी ऑनलाइन गेम विकसित कर रही है। दूसरों ने तुरंत जवाब दिया, अरे
क्या ये सच है या झूठ? मैं खेलना चाहता हूं। यार, मैंने लगभग विश्वास कर लिया। अगर ये तकनीक वास्तव में मौजूद है तो इसे गेम के बजाय अन्य क्षेत्रों में इस्तेमाल करना चाहिए। यहां के खिलाड़ी मालिक ने भी योगदान दिया। मिस्टर क्वांग, बस रुक जाओ। अगर ये तूफान नंबर 8 की तरह है तो क्या यह वास्तव में मौजूद है? क्या इसे गेम में इस्तेमाल किया जा रहा है? यह व्यक्ति पृथ्वी पर लड़कों के छात्रावास में बैठा था और चुपके से बुदबुदाया, क्वांग नाम का यह लड़का बहुत ज्यादा खेलता है। उसने टाइप करना जारी रखा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इतनी शक्तिशाली तकनीक है तो इसे सैन्य क्षेत्र में इस्तेमाल करना चाहिए। विशेष बलों को प्रशिक्षित करने के लिए इसका उपयोग शानदार होगा। अचानक उसने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर ली, क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन पर क्वांग नाम के उपनाम वाले व्यक्ति का एक संदेश था। अगर यह सच है तो क्या आप लोग इसे खेलना चाहेंगे? साथ में एक लिंक भी था। उसी समय वाइल्डरनेस बंकर 4004 में क्वांग अभी भी स्क्रीन के सामने मेहनत से निगरानी कर रहा था। उसने काम करते हुए बात की। वॉइस डेटा प्राप्त हो गया। मैंने एक लिंक भेजा है। अगर आप इच्छुक हैं तो कोशिश कर सकते हैं। जैसा कि सभी देख सकते हैं, मैं चीनी गेमर्स को इस इमर्सिव गेम वर्ल्ड में प्रवेश करने के लिए लुभा रहा हूं, जो कि 100% वर्चुअल रियलिटी गेम वेस्टलैंड ओल्ड का लोडिंग स्क्रीन है, जिसके वर्तमान प्रीडर की संख्या 11 है। उसने फिर से बुदबुदाया। प्रीडर की मात्रा मिशन पूरा करने और मेरे मिशन का पुरस्कार प्राप्त करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। इस गेम के नियंत्रक के रूप में, जब मिशन पूरा होगा, मुख्य पुरस्कार एक कार्बन नैनो बुलेट प्रूफ वेस्ट का सेट और अतिरिक्त 5 बोनस अंक होंगे। हालांकि मैं इस दुनिया में केवल 5 महीने से हूं। 5 महीने पहले पृथ्वी पर चीन में मैं अभी भी एक सामान्य सेल्स पर्सन था। इसलिए क्वांग हमेशा सूट पहनता था, बेहद आकर्षक। उस दिन मैंने एक बड़ा अनुबंध साइन किया और उत्सव पार्टी में न केवल एक ग्लास वाइन पी, बल्कि मेरे आसपास कई खूबसूरत महिलाएं बातें कर रही थी। अचानक सो क्वांग को अपने सीने में जकड़न महसूस हुई और उसने चेहरा नीचे कर लिया। पसीना नदी की तरह बह रहा था। तभी एक तीखी सी चीख गूंजी, जिसने उसके सिर को फौरन चकरा दिया। उसने आश्चर्य से आंखें फाड़ दी, फिर दर्द से उन्हें कसकर बंद कर लिया। जब उसने निराशा में आंखें खोली तो उसे एहसास हुआ कि वो एक उजाड़ दुनिया में पहुंच गया था। एक विशाल खालीपन, जहां सिर्फ वो और उसके सामने एक कमरा था। पहले तो उसे लगा कि शायद कुछ खिलाड़ियों ने उसे किसी रियलिटी शो के लिए पहले से तय जगह पर ला पटका है। इसलिए वो इस अजीब सिचुएशन से निकलने की पूरी कोशिश करने लगा। सांस फूलने के बावजूद वो रुका नहीं। लेकिन ये जगह उसकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी थी, तो वो मजबूरी में पल भर के लिए ठिठक गया। कीचड़ और पानी का मिश्रण उसके पैरों पर छपक गया, जिसने माहौल को और डरावना बना दिया। जब क्वांग ने पानी में अपनी परछाई देखी तो उसे पता चला कि उसका पूरा शरीर सिर से पांव तक बदल चुका था। अचानक उसके कानों में एक बेहद खराब सी आवाज गूंजी और तुरंत बाद कुछ और अजीब हुआ। उसके सामने एक सिस्टम इंटरफेस उभरा, जिसमें लिखा था, वास्ती पिकरसो क्वांग, वेस्टलैंड की दुनिया में आपका स्वागत है। वो इस उजाड़ दुनिया में एक कबाड़ी बन चुका था। उसने चिंता से भरी नजरों से नोटिफिकेशन स्क्रीन को देखा और फटाफट अपनी जेबें टटोली। उस वक्त उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था, पुलिस को फोन करना। लेकिन फोन तो दूर, उसके पास तो एक बाल तक नहीं था। वो इस दुनिया में एक दिन से भटक रहा था और उसका पेट अब खाली होने लगा था। उसने हर जगह तलाशी ली, मगर कुछ नहीं मिला। जीवित रहने के लिए उसने हकीकत को कबूल किया और सबसे पहले खाने की तलाश शुरू की। अचानक उसे एक मजबूत सी जगह मिली जहां लोग रहते थे। पास में किसी को चलते देख उसने मन में कहा कि अंदर जाकर कुछ खाने को ढूंढेगा और साथ में इस दुनिया के बारे में कुछ जानकारी भी लेगा। तभी उसके सिर के पास एक पत्थर सा सख्त चीज सटी और एक धमकी भरी आवाज गूंजी, हिलना मत, वरना गोली मार दूंगा। तुम किस बंकर से हो? क्वांग डर के मारे कांप गया, मगर उसने गौर किया कि वो आदमी चीनी नहीं बोल रहा था। उसे लगा कि शायद उसकी आत्मा के कपड़ों की वजह से गलतफ हमी हुई। उसे हैरानी हुई कि न सिर्फ वो उसकी भाषा समझ रहा था, बल्कि उसे लगा कि वो खुद भी बोल सकता है। जब उसे एहसास हुआ कि उसके सिर पर सटी चीज एक असली बंदूक थी, वो और घबरा गया। उसने फौरन हाथ ऊपर किए और अपनी जिंदगी भर की कम्युनिकेशन स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए मुस्कुराया। वो पलटा और बोला, भाई, इतना टेंशन मत ले, मैं तो बस यहां से गुजर रहा था, रास्ता पूछना चाहता था। लेकिन क्वांग की बात पूरी होने से पहले ही उसके कान के पास से गोलियों की बौछार गुजरी। क्वांग और आसपास के लोग किसी गोंद सी चीज से भीग गए, लेकिन पता चला कि उस आदमी का निशाना पास का एक विशाल राक्षस था। क्वांग को धमकाने के बाद उसने बंदूक कंधे पर रखी और जाने से पहले बोला, ये बंजर दुनिया कोई खेल का मैदान नहीं है।
अगर तुम्हारे पास ढंग का सामान नहीं है तो इधर उधर मत घूमो। उसने राक्षस की जांच की और क्वांग को चेतावनी दी कि अगर वो सावधान नहीं रहा तो राक्षस का खाना बन जाएगा। अब जाकर सो क्वांग ने सचमुच राहत की सांस ली। उसने मन ही मन उस शख्स को धन्यवाद दिया जिसे वो मिस्टर वाटर कहता था, क्योंकि एक नजरिए से उसकी बात गलत नहीं थी। इस बंजर दुनिया में जीवित रहने और जानकारी जुटाने के लिए क्वांग यहां 5 महीने से रह रहा था। उसने याद किया कि यह 2029 का साल था, जब एक जबरदस्त विस्फोट ने सब कुछ तहस नहस कर दिया था। क्वांग ने पुरानी बातें याद करते हुए बताया कि 21 साल पहले एक महायुद्ध ने इंसानी सभ्यता को लगभग तबाह कर दिया था। तब से यह दुनिया जंगल और बंजरपन के दौर में चली गई थी। इस वेस्टलैंड में हर तरह के म्यूटेंट जानवरों के अलावा लुटेरों का भी खतरा था। सन 2340 में, यानी वेस्टलैंड के 221वें साल में, लोगों के समूह जल्दबाजी में बेस छोड़कर हर जगह तलाशी लेने निकल पड़े थे। 5 महीने बाद क्वांग ने माथा पकड़कर चेहरा बनाया। उसने सोचा कि भले ही वो यहां कुछ समय से था, फिर भी इस उजाड़ दुनिया के बारे में उसे कुछ ही बातें पता थी। वो खंडहरों की ओर चल पड़ा, लेकिन एक जगह ऐसी थी जो उसे हमेशा हैरान करती थी। जहां वो समय यात्रा करके आया था, उस जगह के पास जाते ही उसके दिमाग में अजीब सी आवाज गूंजती थी। वो बुरी तरह से खराब हो चुकी सड़क पर चलता हुआ परित्यक्त नर्सिंग होम की ओर लौटा। उस आवाज को याद करते हुए उसने चुपके से अंदाजा लगाया कि वो आवाज अब और तेज हो रही थी। उसने पक्का यकीन किया कि गलती नहीं हो सकती। उसने दूर टिमटिमाती रोशनी वाले दरवाजे की ओर देखा और सोचा कि उसे बुलाने वाली आवाज यहीं से आ रही थी। उसने फैसला किया कि पहले जाकर देख लेना चाहिए। क्वांग धीरे धीरे अंदर चला गया। उसके सिर में वो आवाज और तेज होती गई। उसने मन में कहा कि इस रास्ते पर चलना सही है। उसे उम्मीद नहीं थी कि नर्सिंग होम में ऐसी जगह होगी, लेकिन अफसोस कि रास्ते में कुछ काम का नहीं मिला। अचानक वो रुक गया और सामने एक आधुनिक दरवाजे को देखकर हल्के से हैरानी जताई। उसने सोचा कि इस जगह में भी कोई छुपा ठिकाना है। उसे बुलाने वाली आवाज उस दरवाजे के पीछे से आ रही थी। सामने चमकते गोल घेरे को देखकर उसने मन में कहा कि ये उसे वही बुला रहा था। उसकी आंखें उत्साह से चमक उठीं। उसने बिना सोचे समझे उस पर हाथ रख दिया और उसे नहीं पता था कि ये इतना सटीक क्यों बैठ गया। अचानक धुआं फैला और चारों ओर रोशनी चमक उठी। एक अजीब सा चमकती आंखों वाला ऑब्जेक्ट अचानक कहीं से प्रकट हुआ, जिसकी परछाई क्वांग के शरीर पर पड़ी। क्वांग थोड़ा डर गया और सोचा कि कहीं कोई बड़ा बॉस तो एक्टिवेट नहीं हो गया। वो चीज उसके और करीब आई और पता चला कि ये तो एक बहुत प्यारा सा रोबोट था। उसने अपनी बाहें फैलाई और परिचय दिया कि वो उसका बॉस नहीं, बल्कि उसका छोटा असिस्टेंट नंबर 777 था। उसने कहा, हेलो प्रशासक, बंकर 4004 के प्रशासक बनने की बधाई। क्वांग के सिर पर एक चिन्ह दिखा जो बता रहा था कि उसे प्रशासक के पद पर प्रमोट किया गया था। क्वांग हैरान हो गया और सोचा कि क्या सचमुच उसे इस बंकर को मैनेज करने को कहा गया है। सिस्टम स्क्रीन पर दिखा कि एनपीसी स्कैवेंजर अब जीएम प्रशासक लेवल 0 में अपग्रेड हो चुका था। उस रोबोट, जिसे उसने एफ नाम दिया, ने फटाफट जवाब दिया, बिंगो प्यारे प्रशासक, मैं आपकी अगली नौकरी में मदद करूंगा। क्वांग थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसने एफ से पूछा कि यह नौकरी क्या है। रोबोट पीछे हटा ताकि क्वांग पीछे की डिस्प्ले स्क्रीन को साफ देख सके। स्क्रीन पर समझाया गया कि उसे पृथ्वी के इंटरनेट का इस्तेमाल करके प्लेयर्स नाम के प्राणियों के एक समूह को टास्क पूरा करने के लिए गाइड करना होगा। उदाहरण के लिए, घर बनाने जैसे टास्क पूरे करने पर खिलाड़ी और प्रशासक दोनों को इनाम मिल सकता था, जिससे वे लगातार अपग्रेड होकर और मजबूत बन सकते थे। यह सुनकर सो क्वांग को तुरंत बात समझ आ गई। उसने फटाफट पूछा कि क्या वह यहां से पृथ्वी से संपर्क कर सकता है। रोबोट ने जवाब दिया कि बिल्कुल कर सकता है। उसने बताया कि यह उजाड़ जगह फिर से एक वैश्विक आइकन के साथ सामने आई थी। यह अनजान उपकरण न सिर्फ पृथ्वी की समानांतर दुनिया के इंटरनेट से जुड़ सकता था, बल्कि इसका अपना आधिकारिक वेबसाइट भी था। जो खिलाड़ी गेम को प्रीडर करते थे, उन्हें अपने आप एक नंबर मिलता था और वे शरणार्थी निवासी निर्देशिका में रजिस्टर हो जाते थे। रोबोट ने कहा कि प्रिय प्रशासक के तौर पर क्वांग किसी खास नंबर को चुनकर गेम की शर्तें दे सकता था। सिस्टम खिलाड़ियों को खास तरीके से गेम हेलमेट भेजता था। उदाहरण के तौर पर उसने बताया कि एक लड़की ने खुशी खुशी हेलमेट पहना और वर्चुअल रियलिटी गेम में हिस्सा लिया। अचानक उसके सामने एक अजीब सा गोला प्रकट हुआ। जब उसने आंखें खोली तो वो एक बेहद मुश्किल हालत में थी।
उसने फौरन संघर्ष करके सतह पर आने की कोशिश की। रोबोट ने समझाया कि खिलाड़ियों को बस हेलमेट पहनना होता था, जो शेल्टर के प्रशिक्षण केबिन से जुड़ता था, और वे एक कॉपी के रूप में जागते थे। यह सुनकर क्वांग के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। वो बेहद उत्साहित हो गया और सोचा कि जैसा उसने उम्मीद की थी, भगवान ने उसे निराश नहीं किया। उसका गोल्डन फिंगर आखिरकार मिल गया था। अब समय था उस रोबोट का नाम रखने का। लोगों को नंबर से बुलाना अटपटा लगता था। उसने फैसला किया कि अब से वो उसे तू धत बुलाएगा। तू धत ने खुशी से चिल्लाया कि उसे नाम मिल गया, और वो क्वांग के इर्द गिर्द दौड़ने लगा। क्वांग थोड़ा कंफ्यूज हो गया और बोला, अरे ये क्या कर रहा है? उसे चुपके से घबराहट हुई कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। लेकिन तू धत ने बस उत्साह में चीखा, मेरा नाम तू धत है, मेरा नाम तू धत है। प्रिय प्रशासक, मुझे और सिखाइए। क्वांग ने राहत की सांस ली और सोचा कि यह खिलौना तो किसी बच्चे से कम नहीं था। लेकिन उसका दिमाग दूसरी दिशा में गया। भले ही यह असिस्टेंट थोड़ा बेवकूफ था, लेकिन खिलाड़ियों को बुलाने वाला यह सिस्टम एक शानदार चीट सॉफ्टवेयर था। यह न सिर्फ अपग्रेड होकर मजबूत होने में मदद करता था, बल्कि पृथ्वी के लोगों से संपर्क भी कर सकता था। कौन जानता था, शायद वे अपनी मूल दुनिया में लौट भी सके। उसने सिस्टम द्वारा दिए गए मिशन को देखा, जिसमें बंकर 4004 को सक्रिय करने की शर्तें थी। कम से कम 4 खिलाड़ियों को गेम प्रीडर करवाना, इनाम में नैनो कार्बन बुलेट प्रूफ वेस्ट और 5 बोनस पॉइंट्स थे। क्वांग इस बात से थोड़ा जोश में आ गया। तू धत ने फिर कहा, बिंगो। प्रिय प्रशासक, मैं आपके अगले काम में साथ दूंगा। उस वक्त रात हो चुकी थी। दृश्य बदलकर असल दुनिया के एक लड़कों के हॉस्टल में पहुंचा, जहां दीप टॉप घंटों से कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठा था। उस पल दुनिया भर के गेमर्स एक गेम, जिसका नाम था वेस्टलैंड ऑनलाइन, के बारे में पागलपन की हद तक चर्चा कर रहे थे। टूरिस्ट क्लब के क्यू ग्रुप में भी लोग इसके बारे में बिना रुके बातें कर रहे थे। दीप टॉप को थोड़ा यकीन नहीं हो रहा था। उसने कीबोर्ड खटखटाते हुए बड़बड़ाया कि यह रोल प्लेइंग गेम पूरी तरह 100% रियलिस्टिक था। उसने सोचा कि आखिर कितना रियलिस्टिक हो सकता है। दोस्तों, यह कौन सा जमाना है कि ऐसी छोटी मोटी बातों से खिलाड़ियों को लुभाया जाए? यह ठीक नहीं था। इधर क्वांग भी हमेशा इंटरनेट पर सक्रिय रहता था। वो बंजर दुनिया के 4004 शेल्टर में कंप्यूटर पर जोर जोर से टाइप कर रहा था। उसने स्क्रीन पर तेजी से क्लिक किया और एक दमदार बयान भेजा, अगर यह सच है तो क्या तुम लोग इसे आजमाना चाहोगे? क्वांग ने एक लिंक के साथ मैसेज भेजा, जिसे देखकर दीप टॉप की आंखें फट गई। उसने चुपके से मन में चिल्लाया कि भले ही उसे यकीन नहीं था, लेकिन अगर ऐसा गेम सचमुच मौजूद था, तो वो गर्ल स्क्रॉल 5 को 200 मॉड्स और अपने बनाए 100 से ज्यादा किरदारों के साथ फिर से जिंदा कर देगा। उसने तुरंत कल्पना की कि वो लड़कियों से घिरा हुआ है। कोई कह रही है, पति थक गए हो, मैं मालिश कर दूं। कोई बोल रही है, पति गर्मी लग रही है, मैं पंखा झल दूं। और कोई कह रही है, पति लो, मैं तुम्हें तरबूज खिलाती हूं। दीप टॉप ने फौरन फैसला किया और माउस घुमाया। उसने सोचा, कौन डरता है भला? एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के तौर पर, जिसमें वैज्ञानिक खोज और नई टेक्नोलॉजी की जिज्ञासा भरी थी, उसने सोचा कि इसे आजमाना चाहिए। उसने दृढ़ता से प्रीसेट बटन दबाया और मन में कहा, देखता हूं कितना रियल है तू। किसी यूनिवर्सिटी के कैंटीन में दीप टॉप ने हाथ जेब में डाले धीरे धीरे कदम बढ़ाए। खाना ऑर्डर करने के बाद उसने ड्रैगन और टाइगर की तरह ताकत झोंकी और खाने को इतनी तेजी से ठूंसा कि लगता था आग निकल रही है। उसने सोचा कि यह मसालेदार चिकन डिश वाकई लाजवाब थी। थोड़ी देर बहस करने के बाद वो पेट भरकर घर लौटा। रास्ते में गुनगुनाता हुआ वो बिस्तर पर लौटा और जैसे ही घर पहुंचा, डकार ले मारी। लेकिन तभी उसने अपने डेस्क पर एक अजीब सी चीज देखी। उसने कहा, अरे ये क्या, एक्सप्रेस डिलीवरी। उसका रूममेट भी पलटकर सुनने लगा और बोला, क्या खरीदा तूने? इतना बड़ा क्यों है? दीप टॉप ने बॉक्स खोला, थोड़ा कंफ्यूज होकर, और बोला, मैंने तो कुछ नहीं खरीदा। ये किसने भेजा? रूममेट सर और बी ने एक साथ जवाब दिया, पता नहीं, हमें भी नहीं पता। इससे दीप टॉप को शक हुआ। उसने सोचा कि यह तो वाकई अजीब है। जैसे ही उसने नीचे देखा, उसकी आंखें आश्चर्य से फट गई। कौन सोच सकता था कि बॉक्स में एक सुपर महंगा वर्चुअल रियलिटी हेलमेट होगा। दीप टॉप चौंक गया और चिल्लाया, यह क्या गेमिंग हेलमेट है? लेकिन फ्री का माल क्यों? उसने सोचा कि इसे आजमाना चाहिए। दीप टॉप ने फौरन हेलमेट पहन लिया। हेलमेट चालू हुआ और वो खुद को रोक नहीं पाया। उसने चिल्लाकर कहा, कौन कहता है कि मुफ्त का माल खराब होता है?
ये तो कमाल का 4D ग्राफिक्स वाला हेलमेट है। उसने मन में चीखा, अरे यार, मेरी तो आंखें चुंधिया गई। अब गेम शुरू करने का समय था। सीक्रेट वर्जन का ब्लाइंड बॉक्स खोलने से वो बेहद उत्साहित हो गया। उसने खूबसूरत लड़कियों के बारे में सोचा और चिल्लाया, आओ ना, 100% रियलिस्टिक रोल प्लेइंग गेम की लेडीज, मैं आ रहा हूं। वो लाखों सपनों के साथ वर्चुअल दुनिया में घुस गया, मन ही मन लार टपकाते हुए। उसने सोचा कि अगर ये गेम सचमुच रियल है तो इसमें ढेर सारे फायदे होंगे। उसने मन में कहा, लड़की गेमर्स, हरम, मैं आ रहा हूं। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उसे फिर से असहज, गुस्सैल और नाराज होना पड़ा। पता चला कि कहावत सच थी, अगर मेहनत नहीं करोगे और मुफ्त का खाना मांगोगे तो बस कचरा ही खाओगे। जिंदगी ने दीप टॉप के मुंह पर तमाचा मारा जब स्क्रीन पर लिखा आया, गेम एक्टिवेशन के लिए 72 घंटे इंतजार करें। वो बस चीख पड़ा, अरे धत तेरे की। दीप टॉप ने सिर पकड़ लिया और चिल्लाया, अरे नहीं, 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 मैंने तो पैंट उतार दी और तुम मुझे 3 दिन इंतजार करवाओगे? रात काफी हो चुकी थी। न सिर्फ लाइटें जल रही थी, बल्कि दीप टॉप भी लगातार करा रहा था, जिससे उसका रूममेट भड़क गया। उसने कहा, पागल हो गया है क्या दीप टॉप? आधी रात को चिल्ला क्यों रहा है? तभी किसी ने कहा, छोड़ो, चलो नीचे जाकर देखते हैं। इसके बाद मुर्गियों के उड़ने और कुत्तों के भौंकने जैसी हलचल मच गई। एक ने पूछा, एआई, तूने इतना बड़ा सामान कब खरीदा? दीप टॉप ने जवाब दिया, अरे लाओ भाई, रुक, सुन तो, मुझे दिखा। उसी वक्त कही और सर्किट बोर्ड पर एक ब्रिज पॉइंट चमक उठा। सो क्वांग कंप्यूटर डेस्क के सामने चुपचाप बैठा सब कुछ मॉनिटर कर रहा था। चैट ग्रुप में पशुधन प्रबंधन की चर्चा हो रही थी। एक नौजवान ने उत्साह से पूछा कि क्या सबको हेलमेट मिल गया? सबने फौरन जवाब दिया। एक ने कहा, हां, मिल गया, ये खिलौना तो कमाल का है, सीधे मेरे घर में फेंक दिया। दूसरों ने कहा, मुझे गैरेज के दरवाजे पर मिला या मेरे डेस्क पर था, लगा कि किसी सहकर्मी का है। जिस नौजवान ने बात शुरू की, उसने लंबी कहानी सुनाई। उसने कहा कि तुम सबकी हालत उससे बेहतर है। उसके पैकेज को सीधे हॉस्टल में डिलीवर किया गया, जहां उसके तीनों रूममेट्स मौजूद थे, और किसी ने नहीं देखा कि ये कैसे आया। उसने बताया कि सबसे डरावनी बात यह थी कि हेलमेट पहनने पर एक काउंटडाउन टाइमर दिखता था, जो दूसरों को नहीं दिखता। यह सुनकर ग्रुप चैट में एकदम सन्नाटा छा गया। उसकी बात वाकई अजीब थी। किसी ने कहा कि आखिर ये कैसी गेम कंपनी है जो न सिर्फ उनके पते जानती है, बल्कि बिना किसी को भनक लगे पैकेज डिलीवर कर देती है। एक और शख्स ने समझाया कि उसे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी। पता ठीक है, अगर आईपी एड्रेस से लोकेशन का पता लगाया जाए तो यह सैद्धांतिक रूप से मुमकिन है, लेकिन लॉजिस्टिक्स की बात समझ नहीं आई। उसने कहा कि वो गैनलिंग में है और उसे याद है कि जांगचांग में पढ़ाई के दौरान, जो 500 किलोमीटर दूर है, सभी को लगभग एक ही समय पर हेलमेट मिले। किसी ने कहा कि यह लिंक क्लिक करने के बाद हुआ। 10 लड़कियों के दुश्मन निकनेम वाला दीप टॉप था। उसने फिर मैसेज किया कि उसके दिमाग में एक साहसी ख्याल आया, सब हेलमेट उतारकर देखें कि क्या होता है। स्टॉर्म नंबर 8 ने जवाब दिया कि इसमें जोखिम है। उसने कहा कि उसे नहीं पता कि हेलमेट कैसे उतारा जाए, और अगर जबरदस्ती उतारा तो शायद दोबारा पहना न जा सके। उसने पूछा कि आखिर इतनी ताकतवर गेम कंपनी कौन है जो न सिर्फ उनके पते जानती है, बल्कि ऐसी ब्लैक टेक्नोलॉजी से हेलमेट सीधे उनके सिर पर भेज देती है। टाइम फ्लाइज नाम के निकनेम वाले ने मजाक में मीम्स भेजे और पूछा कि क्या पुलिस को फोन करना चाहिए। ग्रुप चैट में लोग गहरी विश्लेषण कर रहे थे। किसी ने कहा कि अगर कोई संपत्ति नुकसान नहीं हुआ तो शिकायत करना मुश्किल होगा। यह बताना भी मुश्किल था कि आखिर ये क्या है। एक ने बताया कि उसने हेलमेट पहनकर फोन अंदर डालने की कोशिश की, लेकिन कुछ दिखा नहीं। क्वांग ने देखा कि लोग शक करने लगे हैं। उसने फौरन रिकॉर्डेड वॉइस डेटा डाला और माइक में स्थिर आवाज में कहा कि उनकी टेक्नोलॉजी एक व्यावसायिक रहस्य है जिसे खोला नहीं जा सकता। उसने कहा कि परिचित होने की वजह से उसने 4 लिमिटेड बीटा टेस्ट क्वालिफिकेशन हासिल करने की पूरी कोशिश की और गेम हेलमेट्स सीधे उन्हें भेजे गए। उसने बताया कि यह उपकरण उधार का है, इसे खोना या खोलना मना है, वरना उसे कंपनी को जवाब देना पड़ेगा। उसने कल्पना की कि बाइंडिंग प्रक्रिया सिंक्रोनाइज हो रही थी ताकि खिलाड़ी और इंटरफेस का मिलान हो सके। उसने कहा कि डिवाइस यूजर की पहचान से बंधा होगा और एक डिवाइस पर सिर्फ एक अकाउंट रजिस्टर हो सकता है। रोबोट ने बताया कि हेलमेट केवल एक व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता था। दूसरी तरफ के लोगों ने फिर से बात बदल दी।
उन्होंने कहा कि वे गेम में प्रवेश करने के बाद में बात करेंगे। किसी ने पूछा कि क्या गेम खेलने की कोई फीस है। क्वांग ने बड़े नरम लहजे में जवाब दिया कि क्लोज्ड बीटा पीरियड मुफ्त है, लेकिन बजट तंग होने की वजह से कोई वेतन नहीं मिलेगा। बाकियों ने क्वांग को लाइक बटन और दिल भेजे। एक ने कहा, क्वांग भाई, अगर ये सचमुच पूरी तरह इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी है तो मैं अपने सिर पर लाइव ब्रॉडकास्ट करूंगा। स्टॉर्म नंबर 8 ने चुटकी ली। बाहर क्वांग चुपके से हिसाब किताब बुदबुदा रहा था। उसने सोचा कि इन हैकर्स जैसे नेटिजन्स को ढूंढना सही फैसला था। वो थककर कुर्सी पर पीछे झुका और आह भरी। उसने याद किया कि दादाजी के गुजरने के बाद उसका रिश्तेदारों से कोई संपर्क नहीं रहा। वो 5 महीने से गायब था, और जो लोग उसे असल जिंदगी में जानते थे उन्होंने शायद उसे भूल लिया होगा या सोचा होगा कि वह मर गया। क्वांग ने चुपके से मन में कहा कि अब सब कुछ उसकी अपनी हकीकत पर निर्भर करता है। उसने सोचा, चलो काम शुरू करते हैं। उसने गंभीरता से तू धत की ओर मुड़कर पूछा कि क्या उनकी आधिकारिक वेबसाइट, जो अभी बहुत साधारण थी, में फोरम फंक्शन और डेटा इलस्ट्रेशन फंक्शन जोड़ा जा सकता है। तू धत, जो सचमुच सबका यार था, ने फौरन जवाब दिया कि बिल्कुल मुमकिन है और निर्देश मांगे। क्वांग ने तुरंत मामले में गहराई से उतरते हुए कहा कि शुरुआती निर्माण के लिए ढेर सारी शारीरिक मेहनत चाहिए, इसलिए पुरुष गेमर्स बहुत जरूरी थे। उसने कहा कि आधिकारिक वेबसाइट को आकर्षक बनाना होगा ताकि वे आसानी से खिलाड़ियों को लुभा सकें। उसने बताया कि वेबसाइट न सिर्फ खिलाड़ियों को गेम समझाने में मदद करेगी, बल्कि उनके उत्साह और इंटरैक्शन को बढ़ाने के तरीके भी ढूंढेगी। उसने फौरन एक आइडिया निकाला, एक ऐसा फंक्शन जो एक लड़की गेमर बनकर बुद्धिमानी से चैट करे। उसने सोचा कि यह खूबसूरत लड़की खिलाड़ियों को ललचाकर कहेगी, मुझे वेस्टलैंड ऑल खेलने ले चलो, और नौजवान प्यार में पड़ जाएंगे। मिसाल के तौर पर चैट रूम में वे कुछ रोबोट लड़की अकाउंट्स का इस्तेमाल करके पुरुष खिलाड़ियों से बात करेंगे, जैसे दीप टॉप का मामला, जो बेवकूफी में एक लड़की को देखते ही उस पर फिदा हो गया। उसने उत्साह में बड़बड़ाया, मैं तो प्यार में पड़ गया, मैं प्यार में पड़ गया। लाओ वाईसीए, 2 बड़ी बहनों को उड़ान भरने दो। वापस वर्तमान में क्वांग एक बैकपैक में ढेर सारा सामान भरकर बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। उसने तू धत को हिदायत दी कि वो अगले 3 दिन में आधिकारिक वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करे। तू धत ने आज्ञाकारी ढंग से हाथ उठाकर सलाम किया और आदेश मान लिया, लेकिन उसे कुछ बातें समझ नहीं आई, तो उसने मौका देखकर पूछा कि इस बार सिर्फ 4 खिलाड़ियों के लिए ही क्यों जगह है, जबकि उनकी वेबसाइट पर 11 प्रीडर खिलाड़ी थे। उसने केबिन्स की ओर देखा, जहां सिर्फ 4 जगह भरी थी, जो भी एक क्षेत्र के 100 प्रशिक्षण केबिन्स का सिर्फ 10वां हिस्सा थी। क्वांग ने अपने हिसाब से जवाब दिया। उसने कहा कि अभी संसाधन कम है और खाने पीने की बचत करने वाले लोग बहुत कम हैं। उसने डिस्प्ले स्क्रीन की ओर इशारा किया, जिसमें परमिशन, लॉगिन बैन, गेमिंग स्टेटस जब्त करने जैसे नियम दिख रहे थे। उसने कहा कि ये 3 किताबें उसकी है, ताकि वो परेशान करने वाले खिलाड़ियों से निपट सके। उसने बताया कि खिलाड़ियों को हेलमेट पहनने और ऑनलाइन काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, इसलिए क्वांग ने अपने लिए सिर्फ 4 लोगों को चुना, मिस्टर बाकफू, स्ट्रॉन्ग, दीप टॉप और क्वांग फॉन्ड, जो उसकी सेवा करेंगे। तू धत ने भी माना कि यह तर्कसंगत है। उसने कहा कि सिर्फ 4 खिलाड़ियों की भर्ती ही इस मिशन को पूरा करने के लिए काफी है। तू धत ने कहा कि यह क्वांग का मिशन रिवॉर्ड है और उसे डिस्प्ले स्क्रीन चेक करने को कहा। स्क्रीन तुरंत खिलाड़ी भर्ती मिशन की पूरी जानकारी पर स्विच हो गई। 4 में से 4 रिजर्वेशन पूरे हो चुके थे। इनाम था एक कार्बन नैनो बुलेट प्रूफ वेस्ट और 5 बोनस पॉइंट्स। क्वांग ने फौरन बटन दबाकर नैनो कार्बन आर्मर ले लिया। उसने मन में सोचा कि यह नैनो आर्मर तो काफी हाईफाई लगता है। तुरंत उसके शरीर पर कपड़ों की एक परत चढ़ गई। क्वांग थोड़ा हैरान हुआ कि इसे ऐसे ही पहन लिया जा सकता है। उसने सोचा कि यह कुछ ज्यादा गर्म है। उसने विवरण बोर्ड देखा और तुरंत पाया कि यह आर्मर गोलियों की गतिज ऊर्जा को प्रभावी ढंग से सोख सकता है। इसके टिकाऊपन की सीमा में प्रभाव बल को फैला सकता है और एक निश्चित स्तर की चुभन वाली क्षति को भी रोक सकता है, जिसमें 100% टिकाऊपन था। यह देखकर क्वांग को थोड़ा सुकून मिला। उसने सोचा कि अब बाहर जाना कहीं ज्यादा सुरक्षित होगा। तभी एक ब्लाइंड बॉक्स सामने आया, जिसे प्रशासक का भत्ता बताया गया। एक बिगिनर ब्लाइंड बॉक्स खरीदने के लिए 1 बोनस पॉइंट चाहिए था, इंटरमीडिएट के लिए 10 और एडवांस के लिए 100 बोनस पॉइंट्स। तू धत ने फिर से छिपा हुआ उत्साह दिखाया और कहा, प्रिय प्रशासक, आर्मर तो ठीक है, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाले ब्लाइंड बॉक्स रिवॉर्ड्स आपका इंतजार कर रहे हैं। उसने बताया
कि ये हर तरह के गिफ्ट आइटम्स निकालता है और अलग अलग स्तर के ब्लाइंड बॉक्स रिवॉर्ड की गुणवत्ता तय करते हैं। प्राइमरी ब्लाइंड बॉक्स से आखिरी खाद्य आपूर्ति, इंटरमीडिएट से दवाइयां और एडवांस से हथियार मिल सकते थे। क्वांग तुरंत हिचकिचाया। वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया और सोचने लगा कि क्या इन 5 पॉइंट से प्राइमरी ब्लाइंड बॉक्स पूरी तरह खोल ले या 100 पॉइंट्स जमा करके हथियार वाला बॉक्स खोले। तुधत ने अचानक बात बदल दी और कहा, प्रिय प्रशासक, नया टास्क अपडेट हो गया है। यह आपके प्रशासक डायरी में है, कृपया जल्दी चेक करें। यह सुनकर क्वांग थोड़ा हैरान हुआ। उसने प्रशासक लॉग खोला और तुरंत 2 नए टास्क देखे। पहला टास्क था शेल्टर नंबर 404 को सक्रिय करने की शर्तें पूरी करना, जिसमें सामान की एक खेप की डिलीवरी सुनिश्चित करना और कम से कम एक खिलाड़ी का गेम में लॉगिन करना शामिल था। इनाम था एक सक्रिय सामग्री निष्कर्षण मशीन। दूसरा टास्क था 10 किलोवाट से ज्यादा क्षमता वाली एक इलेक्ट्रिक मशीन तैयार करना, जिसका इनाम 100 बोनस पॉइंट्स था। यह बड़ा इनाम देखकर क्वांग थोड़ा चौंक गया। उसने कहा, वाह, 100 बोनस पॉइंट्स। तुधत ने फिर बीच में टोका और कहा कि वैसे सक्रिय सामग्री, जो रिसरेक्शन कॉइन्स की तरह है, वे संसाधन हैं जिन्हें खिलाड़ियों को कॉपी बनाने के लिए खर्च करना पड़ता है। क्वांग ने तुरंत फैसला लिया, अपनी उंगलियां चटकाई और कूल पोज में खड़ा हो गया। उसने सोचा कि वो पहले 100 बोनस पॉइंट्स जमा करेगा और फिर हथियार लेगा। उसने कहा, यंग मास्टर, पहले मेरे लिए सारे बोनस पॉइंट से प्राइमरी ब्लाइंड बॉक्स खोलने का इंतजाम कर। तुधत ने खुशी से जवाब दिया, हां सर। एक गुप्त कमरे का दरवाजा खुला, चारों ओर धुआं उड़ने लगा। आखिरकार दरवाजा पूरी तरह नीचे आया। यह गंभीर इशारा लोगों को ब्लाइंड बॉक्स के सामान का बेसब्री से इंतजार करवाने वाला था। क्वांग और तुधत कन्वेयर बेल्ट के सामने चुपचाप खड़े थे। क्वांग का चेहरा अंधेरा पड़ गया। वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उसने सोचा, यह है वो ब्लाइंड बॉक्स। क्वांग के सामने सेब के स्वाद वाली लॉलीपॉप्स, केले के स्वाद वाली लॉलीपॉप्स, कंप्रेस्ड कुकीज और आम के स्वाद वाली लॉलीपॉप्स थी। क्वांग ने कुकीज का बैग उठाया और आह भरते हुए शिकायत की कि यह सिस्टम तो बड़ा कंजूस है। उसने कहा कि बचपन में उसे सिर्फ चिल्ड्रंस डे पर कैंडी मिलती थी और अब उसके बोनस का भी यही हाल है। अचानक उसकी नजर कोने में पड़े एक छोटे से कागज पर पड़ी। क्वांग ने अविश्वास से उसे घूरा, फिर सावधानी से उठाया और चुपके से सोचा कि यह क्या हो सकता है। उसने मन में कहा, क्या यह 5वां इनाम है? उसने जोर से कागज का मजमून पढ़ा। क्या इस दुनिया में खिलाड़ियों से बेहतर कोई प्राणी लीग बनाने के लिए हो सकता है? क्वांग ने मन ही मन आभार जताया। उसने सोचा कि यह पत्र इस दुनिया की भाषा में लिखा था और सौभाग्य से पिछले 5 महीनों में उसने इस दुनिया की बुनियादी भाषा सीख ली थी। क्वांग के दृष्टिकोण से पत्र का पूरा मजमून यह था, इस दुनिया में क्या कोई प्राणी खिलाड़ियों से बेहतर लीग बनाने के लिए हो सकता है? वे न सिर्फ तीव्र जिज्ञासु होते हैं, बल्कि हमेशा उत्साह से भरे रहते हैं। वे मुश्किलों का सामना करते हैं, उन्हें पार करते हैं और सामने की चुनौतियों से हतोत्साहित नहीं होते। सबसे जरूरी बात, वे ऑपरेटर के दृष्टिकोण से भी समस्याओं पर विचार कर सकते हैं और ऑपरेटर के साथ मिलकर खुद को समृद्ध करने में मदद करते हैं। मैं इस सेटिंग को गेम की तरह पैकेज करने में जीनियस हूं। 4004 स्टैंडर्ड वॉल्ट का पहला जनरेशन मैनेजर। कृपया इस नोट को 5वें प्राइमरी हिडन बॉक्स में रखें। यह मेरे उत्तराधिकारी के लिए एक ईस्टर एग है। इसे पढ़कर क्वांग को थोड़ा गुस्सा आया। उसने दांत पीसे और फट पड़ा, क्या ईस्टर एग? यह तो साफ साफ मेरे प्राइमरी ब्लाइंड बॉक्स की बर्बादी है। तुधत ने फौरन उसे सलाह दी, प्रिय प्रशासक, कृपया थोड़ा शांत हो जाए। क्वांग ने फिर से गेमिंग हेलमेट के बारे में सोचा और चिल्लाया कि उसे मानना पड़ेगा कि एक खोई हुई सभ्यता के हालात में ऐसी शक्तिशाली ब्लैक टेक्नोलॉजी का आविष्कार करना कमाल था। उसने उस कहावत को याद किया कि मैं इस सेटिंग को गेम की तरह पैकेज करने में जीनियस हूं। उसने चुपके से सोचा कि वो मिडिल स्कूल प्रशासक कोई साधारण जीनियस नहीं था। क्वांग ने जानकारी लेने के लिए मुड़कर पूछा, तुधत, क्या तुम्हें पहले जनरेशन के प्रशासकों के बारे में कुछ पता है? तुधत ने उदास लहजे में जवाब दिया, प्रिय प्रशासक, जिया चीशियाई, मुझे कुछ नहीं पता। जब आप हिडआउट में दाखिल हुए तभी मेरा मुख्य प्रोग्राम एक्टिवेट हुआ। क्वांग ने उसे दोष नहीं दिया। उसने कहा, ठीक है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन चूंकि वो पहला जनरेशन मैनेजर था, यहां के डेटाबेस में उसकी जानकारी जरूर होगी ना। तुधत को मौका मिला और उसने सुझाव दिया कि वो कोशिश करके देखेगा। थोड़ी देर स्कैनिंग के बाद आखिरकार कुछ जानकारी मिली। उसने बताया कि बंकर 404 के डेटाबेस रिकॉर्ड्स के अनुसार पिछले मैनेजर ने 1 जनवरी 2157 को ऑपरेटिंग अधिकार सौंपे थे। उसने कहा कि 2125 से 2129 तक ग्रह समृद्ध था,
लेकिन तब एक क्रूर परमाणु युद्ध छिड़ गया। कई सालों तक दोनों युद्धरत पक्षों ने एक दूसरे को नष्ट करने की हर मुमकिन कोशिश की, जिससे सतह पर सब कुछ तबाह हो गया। उस साल की तस्वीरें सामने आई। शहर खंडहर में बदल गए थे। बमों और गोलियों की बारिश ने दिन रात अंतहीन आगे भड़का दी थी। युद्ध में दोनों पक्षों ने एक दूसरे को नरक में भेजने की कोशिश की और खुद भी उसी में दफन हो गए। तब से पीली धरती का युग शुरू हुआ, जो महामंदी से भी बदतर था। यही डेटा का अंत था। खाली जानकारी बोर्ड को देखकर तुद्धत ने शर्मिंदगी से सिर खुजाया। डेटा से पता चला कि युद्ध के बाद लंबे परमाणु शीतकाल ने सभ्यता को लगभग समाप्त कर दिया था, लेकिन पहले प्रशासक पद के बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं थी और इसे हटाया जा सकता था। इसलिए क्वांग ने अपनी ठोड़ी रगड़ी और जवाब दिया कि यह ऐसा ही निकला। उसने तुरंत कहा, बैठ गया और कागज का टुकड़ा वापस रख दिया। अगर ऐसा है तो इसे पहले यही छोड़ दो। खिलाड़ी 3 दिन बाद तक लॉगिन नहीं करेगा, इसलिए मैं इसे पहले तैयार करने के लिए कूड़ेदान में जाऊंगा। कागज का टुकड़ा अपनी मूल स्थिति में वापस आ गया, इसलिए क्वांग ने चुपचाप गणना की। महत्वपूर्ण बात यह थी कि आश्रय में कोई भोजन या पेय नहीं था। इस बारे में सोचने के बाद उसने यहां रहने और मेरे लौटने तक प्रतीक्षा करने का फैसला किया। उसने आज्ञाकारी रूप से आज्ञा का पालन किया। उसने चिंता के साथ पूछा, तो तुम कब लौटोगे? इसलिए क्वांग ने तुरंत जवाब दिया कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो शायद मैं कल रात वापस आऊंगा। वो खिलाड़ियों के लिए भोजन और पेय इकट्ठा करने के लिए बर्बाद शहर के बाहर चला गया। मैंने वापस लौटने का फैसला किया। उत्तरजीवी शिविर सुबह 8 बजे थे, जो कि 8वें पूर्वी समय क्षेत्र से 12 घंटे का अंतर था। इसलिए क्वांग अपनी उपस्थिति छिपाने के लिए सावधान था। बंकर से बैट स्ट्रीट की ओर जाने वाला रास्ता बहुत खतरनाक था। भूखा 2 सिर वाला लकड़बग्घा किसी भी शिकार को यहां से गुजरने नहीं देता था। जैसे ही उसने इसका उल्लेख किया, फटे हुए चेहरों वाले कुत्तों के सैनिकों का एक समूह उसके सामने कूद पड़ा, जिससे क्वांग घबरा गया। धिक्कार है कि उसे खोज लिया गया था। इसलिए क्वांग बहुत पसीना बहा रहा था। उसका चेहरा मुंह बिचका रहा था। वो उत्तरजीवी शिविर में वापस जाते समय आगे की ओर देख रहा था। मैंने देखा कि उसके सामने 2 उत्परिवर्ती 2 सिर वाले लकड़बग्घे थे, जो 2 क्रूर विकृत जानवर थे, जिनके दांत और पंजे थे। उत्तरजीवियों के अनुसार 2 सिर वाला लकड़बग्घा गामा विकिरण के कारण विकृत बच्चा था, जिसमें उत्परिवर्तन से पहले की तरह लड़ने की लगभग कोई क्षमता नहीं थी। वो अचानक बहुत मुस्कुराया, आत्मविश्वास से लबरेज। वो अपने बगल में पड़ी लोहे की छड़ को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता हुआ, एक बार लड़ने के लिए खेलता हुआ। अगर उसके हाथ में हथियार होता तो उन 2 कुत्तों से निपटना मुश्किल नहीं होता, जो लोहे की छड़ को अपने हाथ में कसकर पकड़े हुए थे। इसलिए क्वांग ने गणना करना शुरू कर दिया। भले ही मैं उन दोनों को मार सकता था अगर मुझे खोजा नहीं गया तो, और परेशानी पैदा करने की कोई जरूरत नहीं थी। उन 2 अजीब जानवरों का सामना करते हुए वो जल्दी से तैयार हो गया। ये विदेशी उत्परिवर्ती जीवित बचे लोगों के लिए मुख्य खतरा है। एक अजीब जानवर की छवि दिखाई दी। बिल्कुल भी दोस्ताना नहीं लग रही थी। विदेशी प्रजातियां जैविक हथियारों जैसे कि रेंगने वाले जीवों द्वारा उत्परिवर्तित असली राक्षस थे, जो मारने के लिए पैदा हुए थे। इस समय क्वांग का सामना लकड़बग्घों के एक समूह से हुआ। यह सिर्फ इतना है कि लकड़बग्घे बहुत बुद्धिमान जानवर है, इसलिए उन्होंने पहले 1 या 2 साथियों को पर्यावरण का परीक्षण करने के लिए भेजा। ये उन्हें उत्परिवर्ती तिलचट्टों की याद दिलाता है। जैसे उत्परिवर्ती तिलचट्टे, जब आपको एक मिलता है तो आप कभी नहीं जानते कि अंधेरे में कितने हैं। फिर तिलचट्टों का झुंड आया और निगल गया। इस उत्परिवर्तित तिलचट्टे द्वारा लक्षित लोग सुरक्षित नहीं हो सकते हैं, भले ही वे रोते हों। कोई भी गलती आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकती है, या यहां तक कि आपकी जान भी जा सकती है। सर्वाइवर कैंप 8 मेयर के घर के सामने एक जगह है जिसे रिसाइकलिंग बिन कहा जाता है। थोड़ी देर बाद क्वांग भी इस जगह पर पहुंचे। फिर वो कुछ चिप्स का आदान प्रदान करने के लिए अपशिष्ट रिसाइकलिंग स्टेशन गए। कुछ जीवित रहने की वस्तुओं को बदल दिया, अन्यथा खिलाड़ियों के पास रिसाइकलिंग स्टेशन के अंदर आश्रय में पहुंचने के बाद खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। एक बहुत ही अविश्वसनीय नाम वाला तराजू है, इलेक्ट्रॉनिक तराजू। कभी भी सटीक नहीं होते हैं। बूढ़े लोगों को धोखा न दें, युवा लोगों को धोखा न दें। उचित मूल्य कबार की दुकान के मालिक पुराने चार्ली ने दिया। तो वांग के पास कुल 3 चिप्स थे। उसने आज के आइटम का मूल्यांकन किया। बैटरी अच्छी थी, लेकिन चिपकने वाला बहुत खराब था। केवल 50% छूट थी। बस इतना ही था, इसलिए क्वांग काफी संतुष्ट लग रहा था। ठीक है, पुराने चार्ली ने जारी रखा, क्या तुम कुछ खरीदना चाहते हो? मेरे पास मेगालिथिक शहर से एक नया शिपमेंट है। इसलिए क्वांग ने तुरंत एक हॉट आइटम के बारे में पूछा, क्या कोई बंदूक है? इससे चार्ली हंस पड़ा। नहीं, अगर होती भी तो तुम उसे नहीं खरीद पाते। कुछ खाद्य और ईंधन है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं सर्दियों में कीमतें बढ़ने से पहले और खरीद लेता। इसलिए क्वांग थोड़ा हैरान था। क्या सर्दी आ रही है? उसने अपना सिर रगड़ा
और अर्थपूर्ण ढंग से कहा, मुझे याद है कि तुम यहां केवल 5 महीने पहले आए थे। शायद तुमने अभी तक इसका अनुभव नहीं किया है। पिछले वर्षों में इस समय के आसपास तापमान ठंडा होना शुरू हो गया था। चार्ली ने अपनी थोड़ी रगड़ी और भविष्यवाणी की, इस साल सर्दी जल्दी आने की उम्मीद है। शायद अक्टूबर में बर्फ पड़ जाए। सर्दी पूरे क्षेत्र को ढक लेगी। सर्दी आ रही है और बाहर अजीब जानवर भी सक्रिय है। सर्दियों की तैयारी कर रहे हैं। सर्दियों में खतरा भी बढ़ जाएगा। वो ये अनुमान नहीं लगा सकता कि बर्फ के नीचे दबा हुआ कचरा है या म्यूटेंट चूहों के नुकीले दांत है। एक बार सर्दी आ जाए तो व्यापारी दल यहां नहीं आएगा। बर्फीले तूफान से बाधित माल के काफिले की तस्वीरें तुरंत दिखाई दी। लानत है, इस मौसम में सभी को अधिक प्रयास करने होंगे, अन्यथा उन्हें इस बैच के सामान को खींचने के बाद व्यापार करने के लिए शुरुआती वसंत तक इंतजार करना होगा। इसलिए व्यापार स्थिर हो जाएगा। चाहे आप कुछ भी उठाएं, आप केवल तांबे को घर पर स्टोर कर सकते हैं और इसे बेचने के लिए अगले वसंत तक इंतजार कर सकते हैं। लेकिन आप 10 किलोमीटर दूर मेगालिथिक शहर में भी जा सकते हैं, जहां बाजार सर्दियों में भी बंद नहीं होगा। बूढ़े आदमी के लंबे व्याख्यान से पहले इसलिए क्वांग बेहद उलझन में था। बूढ़ा चार्ली फिर से शुरू हो गया था, लेकिन उसके द्वारा मुझे बहुत सारी सलाह देने के लिए धन्यवाद। मैं जल्दी से एक विदेशी भूमि में जीवन के लिए अनुकूल हो गया। उसके पास इस आदमी के बारे में कुछ जानकारी भी थी। बूढ़ा चार्ली मूल रूप से एक शरणार्थी था, लेकिन फिर उसे गुलामी में धकेल दिया गया। चार्ली को एक बार एक वस्तु के रूप में बेचा गया था। ऐसा कहा जाता है कि तब उसे नीलाम कर दिया गया था और बिट स्ट्रीट के मेयर ने उसे छुड़ाया। उसे कचरा बीनने वालों से निपटने का काम दिया। इसलिए क्वांग ने मन ही मन खेद व्यक्त किया कि अगर यह दुनिया इतनी बुरी नहीं होती तो वो अपने माता पिता की तरह एक इंजीनियर, डॉक्टर या विद्वान बन सकता था। किताबें पढ़ने के बजाय अगर वो यहां ज्ञान का काम करता तो वो अब की तुलना में बहुत बेहतर जीवन जी सकता था। आखिरकार वो मुड़ा और चला गया। मुझे पता है, धन्यवाद। मैं सबसे पहले वापस आऊंगा। चार्ली ने भी जवाब दिया, ठीक है, सावधान रहना। मुझे कुछ अच्छी चीजें बेचना याद रखना। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसने खुद से सोचा, शायद इसलिए क्योंकि उसे लगा कि मैं भी आश्रय से हूं। उसे मेरी ज्यादा परवाह थी। एक दिन बीत गया, इसलिए क्वांग जल्दी से घर वापस आ गया। उसने 3 चिप्स की गणना शुरू की। किसी भी चीज के लिए एक्सचेंज नहीं किया जा सकता। घर जाकर देखें कि कितनी चीजें बची है। एक सावधानी से रखे गए बॉक्स को खोलकर उसने गिनना शुरू किया। आखिरी 3 टुकड़ों की गिनती करते हुए ठीक 50 पॉइंट चिप से भरा। यह बॉक्स उसका पूरा भाग्य है। यह फंड बंकर की शुरुआती लागत को कवर करने के लिए पर्याप्त है। उसने सोच समझकर अपनी ठुड्डी रगड़ी। सबसे पहले शेल्टर की मरम्मत की जरूरत है। मैं इन जहाजों का इस्तेमाल काम के लिए कुछ औजारों को जोड़ने के लिए करूंगा। फिर खिलाड़ियों को आसपास की कुछ सामग्री इकट्ठा करने दूंगा। सैनिटोरियम की दीवार की कंक्रीट संरचना की मरम्मत करना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। वहां बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए क्वांग को सावधानी से गणना करने की जरूरत है, क्योंकि ये 100% कठिनाई वाला खेल है। इसलिए हमें काम करने वाले औजारों के अलावा बुनियादी काम से शुरू करना होगा। खाना सबसे जरूरी है। उसे यह भी ध्यान में रखना था कि खिलाड़ियों को खाने पीने की भी जरूरत है। एक बार क्लोन सक्रिय हो जाने के बाद खिलाड़ी की चेतना लिंक, ये एक जीवित व्यक्ति के बराबर था और खिलाड़ियों को अपनी ऊर्जा को फिर से भरने के लिए भोजन का उपभोग करने की आवश्यकता थी। अगर खिलाड़ी भूखे थे तो वे अविश्वसनीय चीजें कर सकते थे और यहां तक कि इसके बारे में सोचने से भी नियंत्रण खो सकते थे। आपको डर लगता है, कौन जानता है, शायद कोई लड़की मुकबांग की ओर भाग रही होगी जिसमें आप प्रबंधक भी शामिल हैं। लोग खाना चाहते हैं, आप उन्हें इस तरह भूख से मरने देते हैं। आपको जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि ब्रेड स्ट्रीट पर ब्रेड सबसे लोकप्रिय व्यंजन है। आप इसे एक अनुमान के रूप में उपयोग करेंगे। कम से कम इतना भोजन तैयार करें कि एक सप्ताह में 5 वयस्क खा सकें। दिन में 2 बार प्रत्येक भोजन की गणना ब्रेड के एक टुकड़े के रूप में की जाती है। ब्रेड के 70 टुकड़े हैं, लेकिन प्रशासकों की पहली पीढ़ी के विचारों के अनुसार क्या इस दुनिया में कोई ऐसा प्राणी है जो खिलाड़ी की तुलना में लीक होने के लिए अधिक उपयुक्त है? एक खिलाड़ी के रूप में हल्का खाना और पीना ठीक है। इसलिए क्वांग ने सोचा कि हालांकि क्योंकि वे लीक हैं, उन्हें बहुत सावधानी से नहीं खिलाया जाना चाहिए। वे पास के खेतों द्वारा उत्पादित हर एक गेहूं खाते हैं। 3 चिप्स 1 किलोग्राम खरीदे। 5 किलोग्राम एक व्यक्ति के लिए 2 सप्ताह के लिए पर्याप्त है। हरा गेहूं रोटी के लिए सामग्री है। इसलिए क्वांग जल्दी से घर से बाहर निकल गया। चलो अभी इन चीजों को तैयार करते हैं। रिसाइकलिंग बिन में जाओ और बाद में अन्य चीजों के बारे में सोचो। जैसे ही वो मुड़ा, वह एक छोटी लड़की को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। लड़की डर गई और डरपोक होकर बोली, भाई मेरा मतलब माफी मांगने का नहीं था। इसलिए क्वांग ने भी तुरंत इस लड़की को पहचान लिया। ये लड़की वो तो लग रही थी, और जाओ वो परिवार की सबसे छोटी बेटी। वो शर्मीली थी और समझाने लगी, उसने तुम्हारे घर में शोर सुना। उसे डर था
कि कोई अंदर आ जाएगा और उसका फायदा उठाएगा, इसलिए वो यहां देखने आई थी। इसलिए क्वांग ने 2 बार खांसी की। उसने नहीं सोचा था कि बगल वाली बहन इतनी विचारशील होगी। उसने उसका धन्यवाद किया। हूं, और कुछ जल्दी से खुश दिखाई दिए। उसने भी उत्साह से सुझाव दिया कि कोई समस्या नहीं है, बाद में जब तुम बाहर जाओ तो बस मुझे घर की देखभाल करने में मदद करने दो। एफ और मुस्कुराया। उसे मनाने के लिए उज्जवल दृढ़ संकल्प था। उसके पास वैसे भी करने को कुछ नहीं था, ये देखते हुए कि वो इतनी युवा और इतनी उत्साही थी। इसलिए कुआंग ने गंभीर चेहरा बना लिया। बच्चों को अजनबियों से ज्यादा संपर्क नहीं रखना चाहिए। बुरे लोगों से मिलना अच्छा नहीं है। ये देखकर टी और गु तुरंत क्रोधित हो गए और तर्क दिया कि तू एंडू बच्चा नहीं है। टी एंड के भाई ने कहा कि तू एंडू शादी कर सकता है, इसके अलावा मैं बुरा इंसान नहीं हूं। पिछली बार मैंने तुम्हारे लिए सूप खरीदा था। ठीक है, तो क्वांग को सूप का कटोरा याद आ गया। थोड़ा समझ में आया कि उस समय से छोटी मछली अक्सर अपनी छोटी बहन को सांत्वना देने के लिए मेरे घर के पास चुपके से बैठ जाती थी। उसने तुरंत एक कैंडी पेश की। ठीक है, अब और नाराज मत हो, इसे खाओ। तू एंडू बहुत खुश है। ओ भाई, क्या मैं इसे सच में खा सकता हूं? दूसरों को मत बताना कि मैंने इसे तुम्हें दिया है, अन्यथा अगली बार कोई नहीं होगा। धन्यवाद। मैंने इसे पहले कभी नहीं खाया। निश्चित रूप से पहली बार जब उसने लॉलीपॉप देखा तो उसने इसे छीला नहीं बल्कि सीधे अपने मुंह में डाल लिया। ओह, क्यों नहीं काट सकती? इसलिए क्वांग थोड़ा झुका। उसका पूरा शरीर चमक रहा था। पुरुष या एक, आओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसने धीरे से छिलका छीला और उसे लेने वाली लड़की को दे दिया। पड़ोस की छोटी बहन की उत्सुकता को देखते हुए क्वांग को उस बेचारी बच्ची पर तरस आ गया। अगर वो अपने गृहनगर में होती तो वो अपनी वर्तमान उम्र में अभी भी स्कूल में होती। चू एंडू ने पहली बार कैंडी खाई और उत्साहित थी। ये किस स्वाद का है? उसकी आंखें चमक उठीं। वो अपनी उत्तेजना को छिपा नहीं पाई। इतनी मीठी। उसने लालच से कैंडी खाई। चू एंडू ने ध्यान केंद्रित किया, जैसे कि उसके मुंह में पिघल रहे स्वाद का आनंद ले रही हो। उसने सो क्वांग को देखा और मुस्कुराई। इतनी प्यारी कि उसने भी मुस्कुराया और जवाब दिया, अगर तुम्हें यह पसंद है तो कोई बात नहीं। इस चीज को लॉलीपॉप कहते हैं। उसकी दुर्लभ मुस्कान को देखकर तो एंडू भी अचानक मुस्कुराई। पता चला कि उसे भी मुस्कुराना नहीं आता। लॉलीपॉप को अपने हाथ में पकड़े हुए उसने एक आकलन दिया, ये चीज स्वादिष्ट है। आखिरकार उसने कैंडी दी तो क्वांग मुस्कुराया और सुझाव दिया कि तुम एक टुकड़ा आजमाओ। तो क्वांग और टीआई एंडू अब एक दूसरे का सामना कर रहे थे। टीआई एंडू ने धीरे से अपने छोटे छोटे पंजों को ऊपर उठाया। शू एंडू अपने हाथ में एक लॉलीपॉप पकड़े हुए थी और मुस्कुराते हुए कहा, जल्दी करो और इसे आजमाओ। लॉलीपॉप बहुत प्यारा है, उसके चेहरे पर अंतहीन क्यूटनेस है। तो क्वांग ने अनजाने में लड़की के सिर को थपथपाया और धीरे से जवाब दिया, ठीक है, ठीक है, अब और खिलवाड़ मत करो। मैं व्यस्त हूं, तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मदद करो, घर की देखभाल करो। टी एंडू का चेहरा लाल हो गया। उसकी आवाज उदास और बचकानी थी। मैं खिलवाड़ नहीं कर रहा हूं। टू एंडू गंभीर है, लेकिन एक नोट से भी कम में जब उसने अपना सिर उठाया तो क्वांग बिना कोई मलबा छोड़े गायब हो गया था। मैं बेहद हैरान था। ओह, वो कहाँ है? जबकि मुझे पता था कि क्वांग गया था। फिर भी मैंने जोर से चिल्लाया, चिंता मत करो टू एंडू, इस समय तुम्हारे लिए घर की अच्छी तरह से देखभाल करेगा। इसलिए क्वांग और टी बंकर 44 के क्षेत्र भी एक में सीधे जा रहे थे। इसलिए क्वांग रहस्यमय तरीके से मुस्कुराया और 3 दिन तक इंतजार किया। अब खिलाड़ी दूसरे कमरे में जुड़ेगा। डीप टॉप, क्वांग, फॉन फुट्रोंग और लाउडबाग प्रत्येक हेलमेट से लैस थे। वे अभी भी लेटे हुए थे। फिर भी उन चारों ने प्रकाश और ऊर्जा के स्रोत तक पहुंचने के लिए जितना हो सके उतना आगे पहुंचने की कोशिश की। डीप टॉप अनुभूति प्रणाली से संबंधित है और लड़कियों की 10 बार रात है। पब्लिक एनिमी खिलाड़ी। वो अचानक घबरा गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसका मुंह कसकर बंद हो गया क्योंकि उसने पाया कि वो पानी से घिरा हुआ था। वो इंजन रूम में स्थिर खड़ा था। उसके चारों ओर पानी का स्तर धीरे धीरे कम हो रहा था। वो जल्दी से बाहर चला गया। पानी चारों ओर छलक रहा था, लेकिन वो बिल्कुल भीग नहीं रहा था। केवल वही नहीं, लाबाज, फुट्रोंग और क्वांग फॉन भी बहुत भ्रमित थे। विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि क्या हुआ था। बूढ़ा बाघ पावर सिस्टम का धारक है। खिलाड़ी। समय उड़ जाता है। उसने अपने गाल को अपने हाथ से चुटकी ली। लानत है, ये दर्दनाक है। क्या हम वास्तव में एक खेल में हैं? उसने खुद से सोचा, क्या मैं ब्रॉडकास्ट करने जा रहा हूं? अगला लाइफ। फुट्रोंग एक लचीला सिस्टम है, एक खिलाड़ी। भविष्य अभी भी लंबा है। वो अभी भी अपने पिछले अनुभव के आश्चर्य से उबर नहीं पाया है। अपने आश्चर्य के कारण
उसने अपने हाथ से अपनी पैंट पकड़ ली। खेल में चरित्र का लिंग वास्तव में डिफॉल्ट खिलाड़ी लिंग है। मैं अभी भी मजे के लिए एक महिला खाता बनाने के बारे में सोच रहा हूं। क्वांग फॉन बौद्धिक प्रणाली से संबंधित है। खिलाड़ी तूफान नंबर 8। उसने अपने चश्मे को पोंछने के लिए एक तौलिया का इस्तेमाल किया और खुद से बोला, मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि खेल का अनुभव इतना यथार्थवादी होगा। ये ऐसा है जैसे किसी गेमिंग हेलमेट को पहनकर किसी दूसरी दुनिया में जाना हो। सूखे कपड़ों को देखकर वो डीप टॉप से सहमत हुआ। हाँ, ये सही है। मैं वास्तव में इसे महसूस कर सकता था जब मेरा अंडरवियर सूख गया था। कमरे का निकास अचानक खुल गया। डीप टॉप हैरान था। कोई आ रहा है। क्या ये भाई है? क्वांग ने सो क्वांग और तू की एक झलक देखी जो कमरे में कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। तो क्वांग ने बोलना शुरू किया, युद्ध समाप्त हो गया है और हमारी दुनिया पूरी तरह से बदल गई है। उसने आगे जोर दिया, लेकिन इस गेमर की वजह से हमें मानव सभ्यता का पुनर्निर्माण करना होगा। उसने जारी रखा, मैं यहां प्रशासक हूं, कोड नाम सो क्वांग। ये मेरा सहायक तो है। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप उससे पूछ सकते हैं। टी, जिसने अपने हाथ में एक नोटबुक पकड़ी हुई थी, तभी उसने और निर्देश मांगते हुए बात की। आश्चर्य और बढ़ गया। एफ ट्रोंग, क्वांग फॉन, लैबच और डीप टॉप सभी चौंक गए और अपनी आंखें चौड़ी कर ली जब उन्होंने सिस्टम से सूचना देखी। सिस्टम प्रॉम्प्ट, 4 खिलाड़ियों ने सफलतापूर्वक गेम में लॉग इन किया है। वे पहली बार यहां आने पर चौंक गए। इसलिए क्वांग गर्व से मुस्कुराया और खुद से सोचा, बहुत बढ़िया, मेरी आभा ने इस जगह को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया है। उनके विचारों के विपरीत अन्य 4 लड़के बहुत उत्साहित थे। उनकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थी। वाह, क्या यह प्रशासक एक एनपीसी है? बिल्कुल एक वास्तविक व्यक्ति की तरह। क्वांग फॉन अधिक शांत था। उसने अपने चमकीले चश्मे को ऊपर उठाया। प्रशासक, क्या मैं पूछ सकता हूं भाई क्वांग कहाँ है? हर कोई पूछता रहा। हमारा मिशन क्या है? हम खेल से कैसे बाहर निकले? वैसे क्या इस दमन प्रणाली में लिंग बदला जा सकता है? इसलिए क्वांग को जनता के दबाव का सामना करना पड़ा। उसने निकासी आश्रय निवासियों की पुस्तिका संस्करण 1.0 उठाई और शांति से घोषणा की, यदि आप खेल से बाहर निकलना चाहते हैं तो बस प्रशिक्षण केबिन में रहें। अब आपको बस इतना करना है कि शांत रहें और आश्रय निवासियों की पुस्तिका पढ़ें। इसलिए क्वांग और टी आगे चलने वाले थे। उनके पीछे 4 लोग जंगल के रास्ते पर चल रहे हैं। P7 आश्रय। व्यवस्थापक जबरन नींद में बंधन का उपयोग करना जारी रखेगा। ये अंतिम उपाय है। ध्यान दें कि जबरन नींद खेल को छोड़ने के लिए मजबूर किए जाने के बराबर है और निरोध का अर्थ है लॉगिन करने के अधिकार पर प्रतिबंध लगाना। व्यवस्थापक को उपरोक्त सभी शर्तों पर अंतिम टिप्पणी हल करने का अधिकार है। डीप टॉप ने पुस्तिका को गहराई से पढ़ा और भौहें सिकोड़ ली। ये व्यवस्थापक एनपीसी वास्तव में अभी भी जीएम के प्राधिकरण का एक हिस्सा है, जो अन्य खिलाड़ियों के खेल अनुभव को प्रभावित करने वाले लोगों पर प्रतिबंध लगा सकता है। क्वांग एफ ने जारी रखा, ये एक ऐसा चरित्र है जिससे निपटना आसान नहीं है। हमें सावधान रहना होगा। पुराने बाघ ने कहा, आंग ने इस खाते को पंजीकृत करने की परेशानी से गुजरा, इसलिए हमें शुरू से ही प्रतिबंधित किया जाना उन्हें आश्वस्त करने के लिए बेकार है। इसलिए क्वांग ने समझाया, युद्ध की समाप्ति के 200वें वर्ष में आप 12 बिलियन लोगों की तुलना में यहां खड़े होने के लिए अधिक भाग्यशाली हैं। उन्होंने गंभीरता से कहा, मुझे आप सभी की जरूरत है कि आप अभी स्थिति को समझें और फिर लोगों के संघ के बैनर तले अपनी घोषणा को पूरा करें, ताकि हमारे पुनर्निर्माण के लिए मातृभूमि को फिर से खड़ा किया जा सके। उन चारों ने एक स्वर में स्पष्ट रूप से चिल्लाया, ठीक है। तो क्वांग ने जारी रखा, यह टोनन शहर के उत्तरी बाहरी इलाके में जंगल है, परमाणु बम गढ़ों से बहुत दूर है, इसलिए अत्यधिक गामा मूल्यों के बारे में बहुत अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और आपका पहला कार्य है कि आप जमीन पर पड़ी कुल्हाड़ी उठाएं और पर्याप्त लकड़ी इकट्ठा करें। न केवल हमें सर्दियों से पहले पर्याप्त ईंधन का भंडार करने की आवश्यकता होगी, बल्कि सैनिटोरियम की मरम्मत की जाएगी और खंडहरों पर एक चौकी बनाई जाएगी। अब वे चारों बहुत प्रेरित और उत्साहित थे। ठीक है, चलो हमारे घर का पुनर्निर्माण करते हैं। इसलिए क्वांग ने एक अतिरिक्त संदेश भी भेजा, याद रखें कि बहुत दूर न जाएं। लेकिन तुरंत ही वे चारों बेहद भ्रमित और चिंतित हो गए जब क्वांग ने एक और वाक्य जोड़ा, जिसमें कहा गया, जब किसी अजीब जानवर का सामना करना पड़े तो जल्दबाजी और जल्दी से काम न करें, पीछे हटे। चारों ने आगे बढ़ना जारी रखा। आप सोच रहे थे, क्या इन बच्चों को वास्तव में कोई समस्या नहीं है? इसलिए क्वांग ने जवाब दिया, इसलिए मैंने आपसे इस जगह पर आने के लिए कहा था। यह नर्सिंग होम से दूर नहीं है,
आप तीसरी मंजिल पर उत्तर दिशा की खिड़की पर जाएं और देखें कि क्या वे खतरे में हैं या बिना अनुमति के भाग गए हैं। मुझे सूचित करना याद रखें। मैं नियंत्रण केंद्र पर वापस आऊंगा पुरस्कारों की जांच करने के लिए। कुछ ने सोचा, लेकिन एक मुश्किल समस्या थी कि उनके पास पैर नहीं थे, इसलिए वे तीसरी मंजिल तक नहीं जा सकते थे। जब सो क्वांग ने सुना तो उसका चेहरा आत्मसमर्पण के साथ कठोर हो गया। ठीक है, मैं तुम्हें ऊपर ले जाऊंगा। समूह ने चलना जारी रखा। पेड़ एक के बाद एक गिरते गए। इस समय सभी थके हुए थे, सांसें फूल रही थी। कांग फॉन हांफते हुए थके स्वर में बोला, लाबज की मांसपेशियां इतनी मजबूत क्यों लग रही है, जैसे वो प्रशिक्षण ले रहा हो, जबकि मैं तो मुश्किल से कुल्हाड़ी पकड़ पा रहा हूं। डीप टॉप ने जवाब दिया, ये काम आता है, भले ही इस खेल में मेरी शारीरिक शक्ति वास्तविकता से कहीं अधिक है। डीप टॉप की कल्पना में उसकी नाक से खून बहने लगा जब उसने सुंदर लड़कियों की मीठी बातें सुनी। भूरी बालों वाली लड़की ने कहा, वाह डीप टॉप भाई, तुम्हारे हाथ कितने मोटे और मजबूत हैं, बहुत सुरक्षित लगता है। और गुलाबी बालों वाली लड़की ने भी उसके एक बाइसेप्स को गले लगा लिया और कहा, डीप टॉप भाई, क्या लोग चाहते हैं कि तुम हमें सुरक्षा दो या नहीं? उसने बिना किसी लड़की के कहा, मेरे जीवन का यह सब बेकार होगा। फू ट्रॉन्ग ने डीप टॉप के शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसने अपने विचार व्यक्त किए। इस खेल के विषय को देखते हुए पात्र की विशेषताओं में कोई अंतर होना चाहिए। इसके दो संभावित कारण हो सकते हैं। एक, हम युद्ध से पहले से सो रहे थे, अब तक क्रायोजेनिक हाइबरनेशन तकनीक के माध्यम से, या दूसरा, हम सभी क्लोन हैं। और मैं इस सेटअप का समर्थन करता हूं। इस तरह एक शरीर को सीधे उस डीएनए से पुनः संयोजित किया जा सकता है जो संस्कृति कैबिन में संग्रहित किया गया है। इसके बाद उसने कहा, मैं गेम के मैकेनिज्म का बहुत इंतजार कर रहा था, जिसमें डीएनए और करियर सिस्टम को मिलाकर विभिन्न गुणात्मक विकास ग्राफ विकसित किए जा सकते हैं, न केवल स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हुए, बल्कि खेल के अनुभव को भी समृद्ध करते हुए। क्वांग फॉन ने यह सुनकर पूरी तरह से निर्णय लिया, यह लड़का फिर से शुरू हो गया है। और लाबाज ने भी कहा, यह लड़का जब भी गेम के बारे में बात करता है तो अक्सर सपना देखने में खो जाता है। डीप टॉप ने आगे बढ़ते हुए सड़क की ओर इशारा किया, अरे पहले इस बारे में बात ना करें। आपने कहा था कि अगर मैं एक ही दिशा में जाता रहूं तो क्या आपको लगता है कि यह संभव है? इस समय डीप टॉप फिर से सपना देख रहा था। डीप टॉप की आंखें दो गुलाबी दिलों में बदल गई। क्या इस जंगल में कोई प्यारी एल्फ बहनें हैं? उसने कहा, ही। पुराने बाघ ने डीप टॉप के अंधेरे विचारों को तोड़ा और वो दूसरे दृश्य के बारे में सोचने लगा। इस खेल का सेटिंग 200 साल बाद के बंजर भूमि में है और उसने रिटर्न टू चेर्नोबिल नामक एक डॉक्यूमेंट्री का ख्याल किया। मुझे लगता है कि यहां कोई एल्फ नहीं होंगे, लेकिन शरीर पर परजीवी फंगस के साथ ज़ोंबी हो सकते हैं। क्वांग फॉन और फू ट्रॉन्ग दोनों कुल्हाड़ी पकड़े हुए डीप टॉप के पास आकर खड़े हो गए और उनमें हत्या की भावना थी। क्वांग फॉन ने कहा, व्यवस्थापक ने कहा था कि हमें नर्सिंग होम से बहुत दूर नहीं रहना चाहिए। अगर हम नहीं सुनते तो वो हमें बाहर निकाल सकता है या हमें प्रतिबंधित भी कर सकता है। फू ट्रॉन्ग ने भी क्वांग फॉन के दृष्टिकोण से सहमति जताई, लेकिन हमारे पास अब एक ही कुल्हाड़ी है। अगर कोई अजीब जानवर मिला तो शायद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। छोटे डीप टॉप ने डरते हुए कहा, ठीक है, अब मत करो, फिर से कोशिश मत करो। डीप टॉप के मन में और भी विचार आ रहे थे जब वो कुल्हाड़ी से पेड़ की तने को काट रहा था। अच्छा, मुझे एक एनपीसी की बात क्यों सुननी चाहिए? छोड़ो, वैसे भी ये खेल मुफ्त है, तो पहले इसे अनुभव करो। वैसे मैं क्वांग भाई को धोखा नहीं दे सकता। अचानक वो रुक गया, उसकी आंखें स्तब्ध और घबरा गई। कुल्हाड़ी जो उसने अपने हाथ में पकड़ी थी वो भी जमीन पर गिर गई। उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ, ये क्या है? अचानक उसे एक अशुभ पूर्वाभास क्यों हुआ? एक विशाल पक्षी का पंख तेजी से आया और जमीन को गिराता हुआ आगे बढ़ गया। वो गहरे शिखर पर खड़ा था, जमीन पर बैठ गया। वो डर गया। जमीन पर गिरते पंखों को देखकर उसने सोचा, ये क्या है? ये लगभग उठा लिया गया था। उसे अचानक एहसास हुआ कि ये एक अजीब जानवर निकला। कृपया मदद करें। वो अजीब जानवर उसकी ओर भागता रहा। उसने जोर से चिल्लाया, होली, बिग ब्रदर ब्लैकबर्ड, क्या तुम किसी और को नहीं ढूंढ सकते? कुछ जो चारों पैरों पर भागे। वो जल्दी से आश्रय में भाग गया। उसने जल्दी से घोषणा की कि कुछ हुआ, कुछ हुआ। खिलाड़ियों को भर्ती करने का मुख्य कार्य पूरा हो गया है। इनाम एक सक्रिय संघटक निष्कर्षण मशीन है, साथ ही एक निर्देश पुस्तिका। सक्रिय संघटक निष्कर्षण मशीन का उपयोग करने के लिए निर्देश। सक्रिय संघटक मुख्य कच्चा माल है क्लोनों का संश्लेषण करना, जिसमें मानव शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है। 20 सामान्य अमीनो एसिड और 2 दुर्लभ अमीनो एसिड इत्यादि।
दो सक्रिय घटक निष्कर्षण मशीन कॉर्डेट्स के शवों का उपयोग करती है। मेलन प्राइमेट्स सबसे अच्छे हैं, निष्कर्षण दक्षता 90% जितनी अधिक है। गैर प्राइमेट्स दूसरे, गैरक्षरू की रीढ़ की हड्डी की दक्षता सबसे कम है, 10% से कम। 3. खनन दक्षता लालच के स्तर से भी संबंधित है। अपने हाथ में किताब पकड़े हुए क्वांग ने मशीन की ओर देखा। क्या यह सक्रिय अवयवों को निकालने वाली मशीन है? वो मशीन के पास गया। मैनुअल में कहा गया था कि विभिन्न प्रकार की लाशें भी पदार्थों को निकालने और निकालने के दायरे में है। उसने इसे छुआ और संतुष्टि के साथ मुस्कुराया। उसे पहले इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। वैसे भी इस निष्कर्षण मशीन के साथ वो सिंथेटिक प्रतियों के लिए अवयवों को इकट्ठा करना शुरू कर सकता था। जबकि वो चिंतन में खड़ा था, दो जो उन्मत्त रूप से भागे चिल्लाए, कुछ हुआ, कुछ हुआ। ये जल्दी से रिपोर्ट किया गया। प्रिय प्रशासक रेटोर, कुछ हुआ है। एक बड़ा पक्षी सैनिटोरियम के उत्तरी भाग में खिलाड़ी पर हमला कर रहा है। वो चौंक गया और सोचा, बड़ा पक्षी? क्रूर, महान पक्षी। भयानक आवाजों के साथ चिल्लाया। उसने अपने शक्तिशाली पंखों को इस तरह से हिलाया मानो सैनिटोरियम के उत्तरी भाग में प्रतिद्वंद्वी को तुरंत नष्ट करना चाहता हो। शेष 3 लोग मदद के लिए बाहर भागे। डीप टॉप, सौभाग्य से वो ठीक था। उसने जोर से चिल्लाया, बूढ़े आदमी को मौत के घाट उतार दिया। फूट्रोंग उत्साहित था। दा एमओए, डीप भाई अभी अभी क्वांग से बच गया। फॉन ने टिप्पणी की, ये अजीब पक्षी कुएं जैसा दिखता है। फूट्रोंग ने निष्कर्ष निकाला, ये चीज शायद किसी तरह की अजीब जानवर। डीप टॉप ने अपना मुंह खोला। आश्चर्य, अजीब जानवर? तुम्हें कैसे पता? फूट्रोंग ने उत्तर दिया, आधिकारिक वेबसाइट पर जो रखा गया था उसके अनुसार अजीब जानवर गामा किरणों या अन्य चीजों द्वारा बनाई गई विविधताएं हैं। डीप टॉप फिर से आश्चर्यचकित था। क्या यह आधिकारिक वेबसाइट पर स्थापित है? क्या यह सिर्फ बुकिंग नहीं है? पेज क्वांग फॉन ने अपने हाथ में चश्मा का एक किनारा पकड़ा और धीरे से कहा कि इंस्टॉल आधिकारिक वेबसाइट का एक नया फंक्शन है, कल अपडेट किया गया है। क्या आपने इसे नहीं पढ़ा? डीप टॉप और भी अधीर हो गया। उसने कहा, बकवास बंद करो, इस बड़े कौवे से निपटने का कोई तरीका सोचो। बूढ़े बोच ने आश्वस्त किया, सभी डरो मत, कौवा अभी भी ऊपर था। क्वांग फॉन जोर से चिल्लाया, दुश्मन स्थिर था, मैं स्थिर था। उसने कहा कि उसे लगा कि कुछ ठीक नहीं है। चारों ओर देखने पर वो अपने साथियों को अब और नहीं देख सकता था। उसका खून खौल उठा जब उसने उन तीनों को झाड़ियों में एक साथ देखा। अरे, क्या किसी ने अपने साथियों को धोखा दिया है? जैसे ही वो चिल्लाया, कहीं से एक पत्थर उड़कर किवे को छू गया। उसकी आंखें गुस्से में लाल हो गई। आग मोड में, चिल्लाते हुए, जोर से और चीखते हुए। उन चारों को नहीं पता था कि पत्थर कहां से आया है। क्वांग फॉन को आश्चर्य हुआ। पत्थर किसने फेंका? उसने इनकार किया, यह मैं नहीं था। डीप टॉप ने भी इस बात से इनकार किया, मैंने नहीं फेंका। फ्यूइंग ट्रॉन्ग बोला, कोई और था। कवे की आंखें तीखी लग रही थी। उसका गुस्सा आंखों को लाल कर रहा था। आंखों के कोनों पर बिजली चमक रही थी। इसलिए क्वांग ने पत्थर को अपने हाथ में पकड़ लिया और उसे फेंक दिया। इस बार उसने जोरदार लात मारी और कवे को मारा। वो गुस्से में दौड़ा और उस पर हमला करने की कोशिश की। उसके हाथ ने हथियार को मजबूती से पकड़ रखा था। उसने अपना मुंह मोड़ लिया उत्तेजक ढंग से। हां, जानवर अभी भी सिर्फ जानवर है। वो और कवा दोनों उन्मत्त रूप से एक दूसरे के विनाश मोड पर बदल गए। आप लगातार उस अजीब जानवर का मजाक उड़ाते हैं, भले ही आपका एक और सिर उगाए। आपका आईक्यू एक इंसान जितना अच्छा नहीं होगा। सिर्फ एक शक्तिशाली वार से कवा विरोध करने में असमर्थ था। यह उसके हथियार से सीधे उसके शरीर में घुस गया था। मोटी घास में स्थिति के लिए वे चारों भयभीत थे और 30 सेकंड के लिए खड़े रहे। जब उन्होंने देखा तो क्वांग शक्ति। उन्होंने खुद से सोचा, वाह, ये एनपीसी बहुत मजबूत है। लड़ाई जल्दी खत्म हो गई। अंतरिक्ष फिर से शांत हो गया। जानवरों के पंख बिखर गए और नीचे गिर गए। क्वांग फॉन ने उत्साहित होकर कहा, देखो, मेरा प्रशासक कितना बढ़िया है। ट्रॉन्ग ने भी यही किया, मेरा प्रशासक जानवरों से ज्यादा शक्तिशाली है। डीप टॉप ने भी यही किया, मेरा प्रशासक राक्षसों को मार सकता है। लैबच ने निष्कर्ष निकाला, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि प्रशासक अद्भुत है। धुआं और ग्रिल्ड मीट की सुगंध पूरे जंगल में फैल गई। म्यूटेंट फाल्कन को ग्रिल्ड किया गया। पीएस, ग्रिल्ड रैक को उठाया गया। डीप टॉप थोड़ा हिचकिचाया, क्या यह कौवा खाया जा सकता है? इसलिए क्वांग ने जवाब दिया, आप इसे तब खा सकते हैं जब यह पक जाए। मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या नहीं खा सकते। और यह प्राणी शास्त्रीय नाम एक फाल्कन है। क्वांग फॉन को यकीन नहीं हुआ कि फाल्कन इतना बड़ा क्यों है। फू ट्रॉन्ग ने सोचा, गामा रेस के कारण? तो क्वांग ने जवाब दिया, केवल यही नहीं,
बल्कि वायरस, बैक्टीरिया, आनुवंशिक हथियार और अन्य कारण भी है साथ में। आज हम जो कुछ भी देखते हैं उसका कारण बनते हैं। उसने कहा, बेशक अजीब जानवर सिर्फ उन खतरों में से एक है जिनका हम सामना करते हैं। कुछ मामलों में मनुष्य उनसे ज्यादा खतरनाक है। उसने खुद से सोचा, यह शर्म की बात है, कोई नमक नहीं है, अन्यथा स्वाद और भी बेहतर होता। हालांकि हमारे क्विंक्विन शहर जैसे अंतर्देशीय शहर में खाने को सुरक्षित रखने के लिए नमक ढूंढना अव्यावहारिक लगता है। उसने सभी से कहा कि वह इसे कुछ समय के लिए खा सकता है। इस रेगिस्तानी दुनिया में देहाती खाना खाना हमेशा संभव नहीं है। डीप टॉप ने कहा, हम इस बड़े जानवर को नहीं खा सकते? कुआंग फॉन ने आगे पूछा, क्या बचा हुआ खाना रेफ्रिजरेटर में स्टोर किया जा सकता है? उन्होंने कहा कि जगह के मालिक होने के बावजूद मेयर के किले में केवल एक रेफ्रिजरेटर था, जिसने उन चारों को आश्चर्यचकित कर दिया। किले के मालिक डीप टॉप का स्वागत एक नौकरानी ने किया, जिसने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और कहा, आपके घर में आपका स्वागत है मेयर। क्या आप पहले नहाना पसंद करेंगे, पहले खाना खाएंगे या पहले आराम करेंगे? वहां 3 खूबसूरत लड़कियां भी थी, जिन्होंने उनसे कहा, मेयर, हम आपके बच्चे पैदा करने के लिए यहां हैं। डीप टॉप उत्साहित था और हंसा, हे, फिर मैं अब और नहीं रोकूंगा। अचानक ओल्ड बॉच ने डीप टॉप के शरीर को हिलाकर उसे उसकी जादुई सपनों की दुनिया से जगाया। उसने दृढ़ता से कहा, उठो पोते, सपने देखना बंद करो। डीप टॉप इतना गहरा सपना देख रहा था कि वो लार टपका रहा था, बार बार बुदबुदा रहा था, मैं मेयर बनना चाहता हूं, मैं मेयर बनना चाहता हूं। फुइंग ट्रोंग ने सलाह के लिए अपना हाथ उठाया और सम्मानपूर्वक पूछा, श्रीमान प्रशासक, क्या मैं पूछ सकता हूं कि हमें कितनी जरूरत है? कुआंग ने शांति से उत्तर दिया, जितना अधिक आप काटेंगे उतना ही अधिक आपको मिलेगा। यह सुनकर सभी चौंक गए। अपने आप से फुसफुसाते हुए उनमें से एक ने सोचा, ये कितने कट है, ये लीक मुझसे अलग है, वे कभी भी निकल सकते हैं, लेकिन मुझे जीवित रहने के लिए जल्दी करना होगा। इसलिए कुआंग ने सोचा कि अगर वे जीवित रहना चाहते हैं तो उन्हें बोनस अंक प्राप्त करने का लक्ष्य रखना चाहिए। वो मुस्कुराया और समझाना जारी रखा, एक हाथ जितना मोटा पेड़ प्रत्येक मीटर की ऊंचाई के लिए एक योगदान बिंदु देता है, एक जांघ जितना मोटा पेड़ प्रति मीटर 2 योगदान बिंदु देता है। इन योगदान बिंदुओं को पुरस्कारों के लिए बदला जा सकता है, लेकिन पुरस्कारों की संख्या सीमित है। उन्होंने आगे उदाहरण दिए, एक भुने हुए पक्षी के पैर की कीमत 5 योगदान बिंदु है, 2 भुने हुए पक्षी के पैरों की कीमत 8 अंक है। यह सुनकर सभी को बहुत भूख लगी, लेकिन साथ ही चिंता भी हुई। डीप टॉप ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा, प्रशासक, अचानक मुझे भूख नहीं लगती। फू ट्रोंग ने सहमति जताई, मुझे भी नहीं। लाइबाक ने कहा, आखिरकार रात के खाने से पहले अभी भी कुछ समय है, मैं अभी जाकर 2 और लकड़ियां काटूंगा। उन सभी ने लकड़ी काटने के अपने प्रयासों को तेज कर दिया। प्रतिस्पर्धा का माहौल बेहद तीव्र हो गया था। कांग फॉन अचानक उत्साह से चिल्लाया, मैं कुछ काटना चाहता हूं। बहुत देर तक जलाओ लकड़ी काटने के बाद वे चारों थककर लौट आए। कुआंग फॉन खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, वो जमीन पर लेटा हुआ मिट्टी सूंघ रहा था। जब सभी लोग इकट्ठे हुए तो कुआंग ने शांति से कहा, आप सभी ने बहुत मेहनत की है, अब मैं इस मिशन के परिणामों की घोषणा करना चाहूंगा। कुल मिलाकर सभी ने सामूहिक रूप से 2000 से अधिक योगदान अंक अर्जित किए। बागगू और क्वे किंग के पास सबसे अधिक योगदान अंक थे। एक व्यक्ति ने अकेले 800 से अधिक अंक अर्जित किए थे। लॉन्ग फ्यूचर और 10 नाइट्स स्ट्राइक मैडन्स की उपलब्धियां भी ऐसी ही थी। प्रत्येक ने 400 से अधिक योगदान अंक अर्जित किए। शक्ति प्रणाली के खिलाड़ी, यथार्थवादी ईंट कारखाने के मालिक और अन्य लोगों ने पक्षियों को भूनने के बाद अपने योगदान अंक का आदान प्रदान करना शुरू कर दिया। कुल 8000 योगदान अंक भुनाए गए। एक बूढ़ा बोझ 2 बड़े भुने हुए मांस के जांघों को आग में जलाते हुए खुशी से देखा गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह छोटी सी उपलब्धि मेरे लिए बस एक मामूली बात है। कभी कभी जब यह व्यस्त हो जाता है तो आपको उन ईंटों को हिलाने में मदद करने की जरूरत होती है। पक्षी को भूनने के बाद डीप टॉप ने भी अपने योगदान अंक का आदान प्रदान किया। संवेदी प्रणाली खिलाड़ी और फू ट्रोंग, एक गति प्रणाली खिलाड़ी, दोनों के पास 450 से 450 अंक थे। दोनों ने खुशी खुशी एक दूसरे को बधाई दी। फुइंग ट्रोंग ने कहा, अच्छा किया भाई, जिस पर डीप टॉप ने उत्साहपूर्वक जवाब दिया, धन्यवाद, आप भी कमजोर नहीं हैं। कुआंग ने घोषणा जारी रखते हुए कहा कि लेवल 8 के खिलाड़ी टाइफून ने 300 योगदान अंक हासिल किए हैं। हालांकि बौद्धिक प्रणाली के खिलाड़ी कुआंग फॉन इस परिणाम से थोड़े निराश दिखे। उन्होंने स्वीकार किया कि खेल ने गलती से उनकी शारीरिक कमजोरी को उजागर कर दिया था। परिणाम सुनने के बाद सभी ने अपने भुने हुए मांस को अपने हाथों में पकड़ लिया और कुआंग फॉन को सांत्वना देने की कोशिश की। लाइबाच ने उन्हें आमंत्रित करते हुए कहा, भाई आओ और पक्षी के पैर खाओ। डीप टॉप ने उनके कंधे पर थपथपाया और कहा, यह सिर्फ एक खेल है, इसकी चिंता मत करो। फुइंग ट्रोंग ने भी उनका हौसला बढ़ाते हुए कहा,
बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो। सभी की प्रतिक्रिया देखकर क्वांग को आश्चर्य हुआ। उसने खुद से सोचा कि इन खिलाड़ियों का प्रदर्शन उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा था। सौभाग्य से इनाम के तौर पर दी गई ग्रिल्ड बर्ड ने उन्हें शांत रखने में मदद की। उसने सबसे खराब स्थिति की कल्पना की। अगर वो उनसे 100 पेड़ काटने के लिए कहता और उन्हें केवल 2 लॉलीपॉप देता, तो वे उसे 2 टुकड़ों में फाड़ सकते थे। यह विचार ही उसे परेशान करने के लिए काफी था। क्वांग ने आगे कहा कि अब सभी के योगदान अंक आधिकारिक वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं। पुरस्कारों के लिए अंकों का आदान प्रदान करने के अलावा खिलाड़ी उनका उपयोग पुनरुत्थान सिक्के खरीदने के लिए भी कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि पुनरुत्थान सिक्कों के लिए 3 दिन की प्रतीक्षा अवधि की आवश्यकता होती है। ओल्ड बोच ने थोड़ी निराशा के साथ आह भरी और पूछा, है क्या योगदान अंकों से हमें बस इतना ही मिल सकता है? इस बीच डीप टॉप अलग तरीके से सोच रहा था। उसने नोट किया कि खेल अभी भी बीटा परीक्षण चरण में था, इसलिए सामग्री का सीमित होना स्वाभाविक था। फू ट्रोंग ने कहा, जब तक आप अपनी प्रोफाइल नहीं हटाते, एक बार पोशाक सुविधाएं खुलने के बाद आपके पास अपने अंक खर्च करने के लिए जगह होंगी। वास्तव में क्वांग क्विन सिटी में बचे हुए लोग एक ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते थे जो लोगों को जोड़ती थी। इसका व्याकरण और उच्चारण कुछ हद तक चीनी जैसा था। क्वांग ने सोचना शुरू किया। उसने मूल रूप से खिलाड़ियों को कुछ ऐसा इनाम देने का इरादा किया था जिसका वे वास्तव में उपयोग कर सकें, लेकिन उसके पास खुद देने के लिए बहुत कुछ नहीं था। इसके अलावा खिलाड़ी उसके जैसे आत्मा हस्तांतरण करता नहीं थे, इसलिए वे स्थानीय भाषा भी नहीं समझ सकते थे। ऐसा लग रहा था कि इस बढ़ती संचार समस्या को हल करने के लिए उसे एक अनुवाद उपकरण विकसित करने की आवश्यकता होगी। फिर फू ट्रोंग ने जिज्ञासा से पूछा, ठीक है मैनेजर, मैंने देखा कि हमारे स्टेशन में बिजली नहीं है, हम जनरेटर लाने का कोई तरीका क्यों नहीं खोजते? क्वांग ने स्थिति को समझाया। कुछ बाधाओं के कारण उनके पास और जनरेटर नहीं हो सकते थे। उसने पूछा, क्या यहां कोई इस तरह की तकनीक को समझता है या बिजली प्रणालियों का अनुभव रखता है? अगर कोई इसे हल कर सकता है तो मैं एक विशेष इनाम दूंगा। उस पल क्वांग फोन के चश्मे पर दृढ़ संकल्प की चमक आ गई। आदतन उसने अपने चश्मे को एक हाथ से पकड़ रखा था, गहरे विचारों में डूबा हुआ था। लेकिन डीप टॉप के सुझाव को सुनकर सभी स्तब्ध रह गए। उन्होंने सहजता से कहा, क्या यह ठीक नहीं होगा कि जमीन से ऊपर तक एक तार जोड़ दिया जाए? क्वांग को विश्वास था कि यहां कोई लंबी विद्युत लाइन नहीं है और शेल्टर की ऊर्जा असीमित नहीं है। भले ही अस्थायी रूप से इसे इस्तेमाल किया जा सकता हो, लेकिन दीर्घकालिक रूप से यह समस्या नहीं सुलझेगी, बल्कि यह किसी और भी बड़े भूमिगत संकट को जन्म दे सकती है। शाम के 5 बजे थे। छोड़ी हुई इस दुनिया का समय पुराने विश्व के 8वें पूर्वी समय क्षेत्र से 12 घंटे अलग था। इसलिए क्वांग ने कहा, अब देर हो रही है, चलो घर चलते हैं। उसने सोचा, भले ही अभी पूरी तरह अंधेरा नहीं हुआ है, लेकिन चीन में लगभग भोर हो चुकी होगी। सभी लोग एक साथ बंकर में लौट आए। ओल्ड बॉच ने टिप्पणी की कि गेम में समय बहुत जल्दी बीतता है। ट्रोंग फुए ने कहा कि अनुभव अब भी बहुत वास्तविक लगता है। डीप टॉप ने सहमति जताई, हाँ, मुझे भी ट्रेनिंग केबिन में वापस जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। कांग फॉ ने कहा, मैं तो जल्दी लौटना चाहता हूं। इसके बाद क्वांग और टू दैट उन कमरों में गए जहां खिलाड़ी थे। क्वांग ने सोचा, मुझे ऐसे स्वतंत्र लोगों को खोजना होगा जो दिन में काम न करते हों या फिर किसी और समय क्षेत्र के खिलाड़ी हों, नहीं तो रात में बेस की सुरक्षा करना मेरे लिए अकेले असुरक्षित होगा। तभी एच दैट ने सम्मानपूर्वक कहा, प्रबंधन टीम, खिलाड़ियों की स्वास्थ्य रिपोर्ट अपडेट हो गई है, क्या आप देखना चाहेंगे? क्वांग ने आश्चर्य से पूछा, क्या अभी स्वास्थ्य रिपोर्ट होती है? एफ दैट ने उत्तर दिया, हर बार जब कोई खिलाड़ी सामान्य रूप से लॉग आउट करता है, ट्रेनिंग कंपार्टमेंट उनके शरीर की छवि को स्कैन करता है, उनके शारीरिक कार्यों की स्थिति रिकॉर्ड करता है और कुछ भ्रूणीय स्टेम सेल्स को लेकर जीन अनुक्रम विकास की प्रगति को भी दर्ज करता है। क्वांग को अब भी समझ नहीं आया। उसने पूछा, रुको, ये जीन अनुक्रम विकास प्रक्रिया आखिर है क्या? टू दैट ने समझाया, प्रत्येक कॉपी अलग अलग डीएनए से बनाई जाती है और हर जीन अनुक्रम में डीएनए की संख्या अलग होती है। प्रमुख जीन अनुक्रम की ताकत अधिक होती है और वो बल, फोर्स, गुणों को बढ़ाने की प्रवृत्ति रखता है। क्वांग अब सोचने लगा कि आखिर लाबाज इतना अलग क्यों है। एफ दैट ने आगे बताया, विकास प्रगति उस स्तर को दर्शाती है जिसमें किसी विशेष जीन खंड की स्पष्टता होती है। यह सामान्यतः प्रतिशत में मापा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि विकास प्रगति 100% तक पहुंच जाए तो उस जीव के सभी गुण आनुवंशिक डिजाइन की अधिकतम सीमा तक पहुंच चुके होते हैं, लेकिन यह लगभग असंभव है। उसने आगे बताया कि फिलहाल चारों खिलाड़ियों की विकास प्रगति 1% से भी कम है। शोध के अनुसार, यदि आप लगातार शरीर को व्यायाम और अस्तित्व की प्रवृत्ति से उत्तेजित करें तो यह मूल्य धीरे धीरे बढ़ सकता है। यह सुनकर क्वांग संतोषपूर्वक मुस्कुराया। उसने सोचा, वाह,
तो ये चाइव्स कमजोर खिलाड़ी भी स्तर बढ़ा सकते हैं और इनके पास भी प्राकृतिक प्रतिभा होती है। अब इनकी अलग अलग प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। गानलिंग विश्वविद्यालय के व्यवसाय प्रशिक्षण संस्थान के प्रोफेसर एनफॉन क्वांगफॉन, एक खिलाड़ी, बिस्तर पर बैठा था। उसके चेहरे पर भावशून्यता थी। उसने अपने सिर से हेलमेट उतारा और सोचा, हाँ, जनरेटर की बात याद आई। लंच के समय मैं प्रोफेसर वोंग से इसके बारे में कुछ पूछ सकता हूं। वास्तविक दुनिया में दोपहर के 12 बजे कुआंग एक व्यस्त रेस्तरां के पास रुका। वहां लोगों की भीड़ थी। कुछ चिल्ला रहे थे और शिकायत कर रहे थे, लाइन इतनी लंबी क्यों है, मैं तो भूख से मरने ही वाला हूं। इसी बीच जब 3 लड़कियों ने प्रोफेसर वोंग को देखा तो उनकी आंखों में मोह और आकर्षण झलक उठा। वे उस धूप सी मुस्कान से मंत्रमुग्ध हो गई। एक लड़की ने कहा, अरे देखो, प्रोफेसर वोंग वहां है। दूसरी ने उत्साहित होकर कहा, वो वाकई बहुत हैंडसम है, यकीन नहीं होता कि वो पहले ही 30 साल के हो चुके हैं। तीसरी ने जोड़ा, लेकिन हम उन्हें बहुत कम ही किसी रोबोट या इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स के एनफॉन के साथ खाते हुए देखते हैं। इस समय प्रोफेसर वोंग एनफॉन के साथ खाना खा रहे थे। उन्होंने अपने 3 सहपाठियों की ओर हाथ हिलाकर मुस्कुराते हुए अभिवादन किया और कहा, जाओ, जल्दी खाना खा लो, भूखे मत रहो। उनकी ये कोमल बात सुनकर तीनों लड़कियों का दिल पिघल सा गया। वे हंसते हुए बोली, जी प्रोफेसर वोंग, हम अभी खाना लेने जा रहे हैं। उनमें से एक फुसफुसाई, प्रोफेसर वोंग कितने जेंटल है, ओ माय गॉड, मैं उनसे थोड़ी देर और बात करना चाहती हूं। दूसरी ने कहा, उम्र तो बस एक नंबर है, हैंडसम होना ही काफी है। एनफॉन अब भी किताब पढ़ने में डूबे थे। उन्होंने आसपास की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। प्रोफेसर वोंग ने आश्चर्य से पूछा, जनरेटर? उन्हें याद आया कि एनफॉन हाल ही में इस विषय पर कुछ पढ़ रहे थे। एनफॉन ने किताब बंद की, थोड़ी झिझक के साथ एक कहानी गढ़ते हुए कहा कि उन्होंने हाल ही में कुछ एपोकैलिप्टिक, प्रलय संबंधी उपन्यास पढ़े हैं। प्रोफेसर वोंग उनके जवाब को लेकर थोड़े संदेह में लग रहे थे। उन्होंने पूछा, फिर क्या? एनफॉन ने धीरे से जवाब दिया कि वो सोच रहे थे, अगर ऐसी ही कोई स्थिति असल में हो जाए तो बचे हुए लोग बिजली की समस्या कैसे हल करेंगे? प्रोफेसर वोंग ने ठुड्डी पर हाथ रखते हुए कहा, तो यही बात थी जिसके लिए तुम सुबह सलाह लेना चाहते थे? एनफॉन ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, हाँ। वॉन हंसते हुए बोले, वाह, उपन्यास की बातों पर तुमने इतनी गहराई से रिसर्च भी कर डाली। फिर उन्होंने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ अपना चेहरा एनफॉन के करीब लाकर मजाक में कहा, क्या तुम सच में दुनिया के अंत तक इंतजार कर सकते हो? एनफॉन ने चश्मा ठीक किया। चेहरा बाहर से शांत था, लेकिन अंदर से वो बेहद उलझे और चिंतित थे। उन्होंने सोचा, क्या वाकई क्लोज बीटा में सिर्फ 4 ही लोग हैं? प्रोफेसर वोंग जोर से हंस पड़े, इतना गंभीर मत बनो, मैं तो मजाक कर रहा था। एनफॉन थोड़ी देर के लिए डर गए थे। उन्होंने मन ही मन सोचा, वो सच में डर गया था। उन्हें अब पूरा यकीन हो गया कि शायद प्रोफेसर वोंग विल्डरनेस प्लेयर नहीं है। तभी प्रोफेसर वोंग ने गंभीरता से खांसते हुए कहा, मैंने ज्यादातर उपन्यास अमरता की साधना, कल्टिवेशन पर आधारित पढ़े हैं। बहुत कम ऐसे उपन्यास पढ़े हैं जो दुनिया के अंत पर आधारित हो। तुम मुझे उस उपन्यास की पृष्ठभूमि के बारे में बताओ। एनफॉन ने अपनी ठुड्डी पर हाथ रखा और धीरे धीरे कहा कि उपन्यास की कहानी एक न्यूक्लियर वॉर, परमाणु युद्ध के 200 साल बाद की है। प्रोफेसर वोंग ने जो एनफॉन ने बताया उस पर विश्लेषण करते हुए कहा, अगर यह कहानी परमाणु युद्ध के 200 साल बाद की है तो निश्चित ही कुछ परेशानियां होंगी। बिना सुरक्षा के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इलेक्ट्रॉनिक पल्स ईएमपी की वजह से नष्ट हो जाते, जो परमाणु विस्फोट के समय पैदा होते हैं। जितना जटिल उपकरण होगा उसके टिकने की संभावना उतनी ही कम होगी। एनफॉन ने पूछा, लेकिन रिहायशी इलाकों या रेस्तरां में उपयोग होने वाले डीजल बैकअप जनरेटर बहुत जटिल तो नहीं होते, है ना? प्रोफेसर वोंग ने उत्तर दिया, अगर उन्हें कोई उठा न ले जाए तो भी अगर लंबे समय तक उनकी मरम्मत न हो तो वे निश्चित रूप से खराब हो जाएंगे। इसके अलावा ईंधन की समस्या भी थी। कुआंग को समझाया गया कि आप हमेशा उम्मीद नहीं कर सकते कि पेट्रोल पंप पर पेट्रोल मिलेगा। जैसे ही प्रोफेसर वोंग को कुछ याद आया, उन्होंने आगे कहा, पर ऐसा नहीं है कि कोई रास्ता ही नहीं है। एनफॉन उत्साहित हो गया। उसने तुरंत कलम और कागज निकाला और बोला, मैं इसके बारे में और सुनना चाहता हूं। प्रोफेसर वोंग ने समझाते हुए कहा कि आमतौर पर गाड़ियों में पुनः प्रयोग योग्य जनरेटर होते हैं। जब तक रोटर घूमता है वो स्थिर 12वीं डीसी पावर उत्पन्न कर सकता है। थोड़ी मरम्मत के बाद इस ऊर्जा का उपयोग छोटे पैमाने पर, जैसे कि लाइटिंग के लिए, किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा, यदि एक इन्वर्टर जोड़ दिया जाए तो ये डीसी पावर को 24वीं या 40वीं एसी पावर में बदला जा सकता है। उन्होंने देखा कि एनफॉन बहुत ध्यान से नोट्स ले रहा था। यह देखकर वोंग ने मन ही मन दुख के साथ सोचा, क्या उपन्यास पढ़ना भी कोई गंभीर काम है? मैंने हमेशा सुना था कि भौतिकी विभाग के लोग थोड़े अजीब होते हैं, खासतौर पर एनफॉन जैसे रोबोट जो मुस्कुराना भी नहीं जानते। व्याख्यान पूरा करने के बाद उन्होंने एनफॉन से विदा ली। बोले,
मुझे दोपहर में क्लास लेनी है, मैं अब चलता हूं। अगर कुछ समझ में ना आए तो मुझसे आकर पूछ लेना। एनफोन ने उत्तर दिया, ठीक है, धन्यवाद। जैसे ही प्रोफेसर वोंग डाइनिंग टेबल से बाहर निकले, लड़कियों ने उन्हें घेर लिया और गर्मजोशी से स्वागत किया। एक ने कहा, प्रोफेसर, मुझे अभी बहुत कुछ समझ नहीं आया। दूसरी ने जोड़ते हुए कहा, हाँ, मुझे भी। प्रोफेसर वोंग ने शर्माते हुए कहा, मुझे अभी क्लास है, आप लोग शायद प्रोफेसर एनफोन से पूछ लें। लेकिन वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि लड़कियां उन्हें खींचते हुए ले जाने लगी। काली शर्ट वाली लड़की ने कहा, प्रोफेसर, क्या आप में गाइड कर सकते हैं? पीली शर्ट वाली लड़की ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोली, आइए, थोड़ी देर के लिए तो आप हमारे साथ चल ही सकते हैं। तीसरी लड़की ने उनकी कटोरी और चॉपस्टिक्स उठा ली और मुस्कुराते हुए कहा, मैं ये पकड़ लेती हूं, बदले में प्रोफेसर को हमारा होमवर्क हल करना होगा। उधर एनफोन अब भी डाइनिंग टेबल पर बैठा था, बाहरी दुनिया से बेखबर। वो मन ही मन सोच रहा था कि आज रात वो गेम में लॉगिन करके एनपीसी एडमिनिस्ट्रेटर से पूछेगा कि कार कहां मिल सकती है। तभी उसकी जेब में रखा फोन बजने लगा। उसने सोचा, फोन बार बार क्यों बज रहा है? क्या गेम से जुड़ी कोई नई नोटिफिकेशन आई है? जब उसने स्क्रीन पर नोटिफिकेशन पढ़ी तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। वो बड़बड़ाया, ये तो फू ट्रोंग ने पुराने गेम के अनुभव के बारे में लिखा है। उसने सोचा, ये बंदा तो हर दिन गेम खेलता है, उसे काम पर भी नहीं जाना पड़ता। लेकिन इतने सारे टॉप गेम्स की स्पीड रनिंग रणनीतियां बना लेना कोई आसान बात नहीं है। भविष्य का वो कमरा बहुत लंबा था, जहां कई ट्रॉफियां और पुरस्कार सजे हुए थे। कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठा फू ट्रोंग लाइव स्ट्रीम कर रहा था। उसने कहा, प्रिय दोस्तों, शब्दों का चुनाव थोड़ा कठिन होता है, इसलिए फू ट्रोंग में अब ग्रुप में लाइव प्रसारण शुरू करता हूं और आप सभी को बताता हूं। अब तक हमने गेम में 2 एनपीसी से सामना किया है। फू ट्रोंग ने अपने लाइव स्ट्रीम में आगे बताया कि गेम में 2 मुख्य मानव संवेदनशील एनपीसी नॉन प्लेइंग कैरेक्टर, एक का नाम सो क्वांग है जो बेस का एडमिनिस्ट्रेटर है और दूसरा उसका रोबोट सहायक है जिसका नाम है टू दैट। दोनों की एआई बेहद उन्नत है और वे खिलाड़ियों के साथ विभिन्न तरीकों से सहज रूप से संवाद कर सकते हैं। उसका मानना था कि शायद इन एनपीसी में कुछ हिडन प्रायोरिटी सेटिंग्स, छिपी हुई प्राथमिकता सेटिंग्स मौजूद है, हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई थी। इसके अलावा उसने कहा कि इस गेम में एक सुरक्षा तंत्र भी शामिल है, जिसके चलते मस्तिष्क का नर्व सेंटर अत्यधिक दर्द को महसूस नहीं कर सकता। वो बोलते बोलते खुद के गालों को इस कदर चुटकी लेने लगा कि वे लाल पड़ गए। उसने हंसते हुए कहा, देखो, ये थोड़ी देर के लिए तो दर्द करता है, लेकिन असली चोट जैसा नहीं लगता। दर्शकों की प्रतिक्रिया तुरंत आई। कुछ ने कहा, यह गेम तो कमाल है, मैं तो इसकी 10 कॉपियां खरीदूंगा। एक अन्य ने लिखा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, जब तक बीटा टेस्ट डेटा नहीं दिखाओगे मैं नहीं मानूंगा। एक ने टिप्पणी की, +1, बिना डेटा के यकीन नहीं होता। फू ट्रोंग ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए जोड़ा, हो सकता है ये बॉडी जोन सेल्फ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म हो। मतलब, अगर पत्थर से हाथ काटोगे तो दर्द नहीं होगा, लेकिन खुद को चुटकी काटना थोड़ा बहुत दर्द देगा। उसने सुझाव दिया कि यदि गेम में संवेदनाओं को अपनी पसंद से समायोजित किया जा सके तो ये और भी उपयोगकर्ता अनुकूल हो जाएगा। व्यक्तिगत रूप से वो वर्तमान इमर्शन, डूबने का एहसास और सीमित दर्द की प्रणाली से बहुत संतुष्ट था, लेकिन माना कि हर खिलाड़ी की पसंद अलग होती है। दर्शकों के बीच चर्चा गर्म हो गई थी। किसी ने पूछा, अगर गेम में घायल हो जाओ तो क्या होगा? एक और ने पूछा, भाई, तुम कितनी बार मरे? एक और सवाल था, तुम इस गेम की अगली लाइव स्ट्रीम कब करोगे? फू ट्रोंग ने उत्तर दिया कि यदि कोई लाइव स्ट्रीम करना चाहता है तो उसे गेम प्लानर कुआंगसा से रिवाइवल मैकेनिज्म के बारे में जानकारी लेनी होगी। उसने यह भी बताया कि अभी तक उन्नत खिलाड़ियों ने इस फीचर का उपयोग नहीं किया है, क्योंकि हर बार नियम बदलने पर कुछ योगदान अंक काटे जाते हैं। कार्यों को पूरा करके अंक अर्जित किए जा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि पुनर्जीवन रेस्पॉन की कूलडाउन अवधि 3 दिन होती है। फू ट्रोंग ने उत्साहपूर्वक कहा, वैसे भी मैं खुद इसे आजमाना नहीं चाहता। अगर कोई योद्धा इसे ट्राई करना चाहता है तो जरूर करे, शायद उन्हें कोई नया तरीका मिल जाए खेलने का। उसने हाथ जोड़कर कैमरे की ओर देखते हुए कहा, ओह हाँ, कुआंग भाई, अगर आप देख रहे हैं तो मेरी एक विनती है। मैं चाहता हूं कि गेम आयोजक खिलाड़ियों को अपना जेंडर खुद चुनने की अनुमति दे। उसने अपना लाइव स्ट्रीम समाप्त करते हुए कहा, बस आज के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद और विशेष आभार कुआंगसा और बंकर 4004 वेस्टलैंड वर्ल्ड का। उसी समय सो कुआंग कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठा फू ट्रोंग की लाइव स्ट्रीम देख रहा था। वो हंस पड़ा और बोला, ये लड़का। तभी उसकी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आई। ग्लोबल खिलाड़ियों की कुल आरक्षण संख्या अभी 25 तक पहुंच चुकी है, जिनमें से 14 से अधिक खिलाड़ी पहले ही पंजीकरण कर चुके हैं। टू दैट प्रकट हुआ और पूछा, आदरणीय प्रशासक, क्या आप नए खिलाड़ियों को जोड़ना चाहेंगे? सो कुआंग ने उत्तर दिया, जल्दी मत करो,
मैं पहले परीक्षण दौर की योजना बनाऊंगा। उसने सोचा कि फू ट्रॉन्ग वही व्यक्ति है जो पहले एशियन सर्वर में टॉप 200 में था और टूर्नामेंट का सबसे ताकतवर खिलाड़ी रह चुका है। अब वो अपनी लाइव स्ट्रीम के जरिए पुराने डेजर्ट मैप का मुफ्त प्रचार कर रहा है और उन सभी लोगों को खींच लाया है जो अक्सर गायब रहते थे। सो कुआंग को उस ग्रुप का मैनेजर भी नियुक्त कर दिया गया था। उसने निर्णय लिया कि अगली घोषणा लिंक से नहीं बल्कि सीधे वॉइस इमिटेशन मोड के जरिए दी जाएगी। उसने उंगलियां चटकाई और फोन पर वॉइस मोड ऑन कर दिया। न्यूमा क्लब को सो कुआंग द्वारा भेजा गया एक नया संदेश स्क्रीन पर दिखाई दिया। अगला चरण एक परीक्षण दौर होगा। आप नई नियमावली हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। इसके अलावा एनपीसी का एक फेवेबिलिटी रेटिंग सिस्टम भी है जो यह तय करता है कि एनपीसी खिलाड़ी के प्रति कैसा व्यवहार करेंगे। उदाहरण के लिए, अगर किसी खिलाड़ी की रेटिंग 10 है तो एक नाराज लड़की एनपीसी कहेगी, दूर हटो, यहां तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। फू ट्रॉन्ग के लाइव स्ट्रीम में जब लाइकबिलिटी 100 पर पहुंची तो उसने कहा कि उस नाराज लड़की का व्यवहार कोमल और प्यारा हो जाएगा। वो हंसते हुए बोला, मेरे प्यारे दोस्त, ये बंदूक एक हाई एंड नई तकनीक है। क्या मैं इसे तुम्हें दे सकता हूं? क्या तुम इस जगह के बॉस बनना चाहते हो? जैसे ही सभी 4 खिलाड़ियों को यह नोटिफिकेशन संदेश मिला, वे चौंक उठे। उन्होंने आश्चर्य से कहा, कमाल है, यह तो छुपा हुआ मिशन है, एक हिडन क्वेस्ट। सो कुआंग ने, जो उस समय वॉइस इमिटेशन डिवाइस पकड़े हुए था, कहा, ठीक है, इसकी पूरी जानकारी आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। मैं यहां बाकी मामलों को संभालने जा रहा हूं। उसने आगे जोड़ा कि फू ट्रॉन्ग द्वारा जापान में लिखा गया गेम रिव्यू बहुत अच्छा था। उसने सलाह दी कि इसे ऑफिशियल वेबसाइट फोरम पर पोस्ट किया जाना चाहिए। फू ट्रॉन्ग बेहद उत्साहित हो गया और बोला, यह अद्भुत है। कुआंग सा की सराहना ही मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है। कंप्यूटर रूम में बैठा सो कुआंग गहरी सांस लेकर अपनी कुर्सी पर थोड़ा पीछे झुका। उसे लगा कि नए खिलाड़ी का गेम से पहला कनेक्शन अनुभव काफी स्मूथ रहा। तभी उसे फू ट्रॉन्ग की पहले कही बात याद आ गई। इस गेम को खेलने के लिए आधिकारिक हेलमेट पहनकर आत्मा को ट्रेनिंग कंपार्टमेंट में मौजूद क्लोन से जोड़ना पड़ता है। उसने तुरंत टू दैट को निर्देश दिया, अगर खिलाड़ी क्लोन से जुड़ सकता है तो क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूं? आखिर मुझे टाइम ट्रैवल के लिए गेमिंग हेलमेट की जरूरत नहीं पड़ती। टू दैट ने जवाब दिया, आदरणीय एडमिन, मैं तुरंत जांच करता हूं। कुछ देर बाद टू दैट वापस आया और निराश होकर बोला, माफ कीजिए, मेरी डाटाबेस में आपके जेनेटिक सीक्वेंस से संबंधित कोई जानकारी नहीं है। बिना जेनेटिक डाटा के ट्रेनिंग बेस से कनेक्शन संभव नहीं है। सो कुआंग ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हल्के से थपकी दी और कहा, कोई बात नहीं, अगर नहीं मिल पाया तो छोड़ दो। क्या तुम मेरी फिजिकल टेस्ट रिपोर्ट और पहले जनरेशन के मैनेजर द्वारा छोड़ी गई एट्रीब्यूट कन्वर्जन फॉर्मूला से मेरी विभिन्न क्षमताओं की गणना कर सकते हो? टू दैट ने फौरन उत्तर दिया, ठीक है। स्क्रीन पर पूरी जानकारी दिखाई गई। आईडी सो कुआंग, जीन सीक्वेंस एडमिनिस्ट्रेटर लेवल, स्तर लेवल 5, मूलभूत गुण ताकत स्ट्रेंथ 8, लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी 6, शारीरिक क्षमता फिजिक 6, इंद्रिया सेंस 7। सो कुआंग ने मन ही मन अनुमान लगाया, क्या लेवल 5 का मतलब है कि जीन सीक्वेंस का विकास केवल 5% तक हुआ है? उसने सोचा, दूसरी पीढ़ी का एडमिनिस्ट्रेटर वाकई जबरदस्त था। 120 से अधिक जटिल क्लोन डेटा को केवल 5 मूलभूत एट्रीब्यूट में बदल दिया। उसने टू दैट से कहा, अब कृपया बंद बीटा के चारों खिलाड़ियों की एट्रीब्यूट टेबल भी दिखाओ। टू दैट ने जवाब दिया, ठीक है, समझ गया। ओल्ड बोच जीन विकास दर 0.3%, विशेषता ताकत। क्वांग फॉन विकास दर 0.1%, विशेषता बुद्धिमत्ता। डीप टॉप विकास दर 0.1%, विशेषता इंद्रिया। फू ट्रॉन्ग विकास दर 0.1%, विशेषता लचीलापन। टू दैट ये देखकर चौंक गया। प्रशासक के 5 मूलभूत गुण खिलाड़ियों की तुलना में एक स्तर ऊपर है। सो कुआंग सोचने लगा, डाटा तो काफी ठोस है, लेकिन मेरा जीन सीक्वेंस डाटाबेस में दर्ज नहीं है। क्या मैं 2 पीढ़ियों के बीच का कोई अनोखा अस्तित्व हूं? उसका रोमांच बढ़ गया। उसे यह ख्याल काफी रोचक लगा कि वो किसी पूर्व निर्धारित प्रणाली के बजाय अज्ञात जोखिमों भरी दुनिया में कदम रख रहा है। नया अलर्ट सामने आया। नवोदित प्रशिक्षक की शर्तें पूरी हुई। खिलाड़ी पहले दिन लगातार 8 घंटे तक ऑनलाइन रहा है। जब सो कुआंग को सूचित किया गया कि उसे 10 बोनस अंक और मिले हैं, जिससे उसके कुल बोनस अंक अब 20 हो गए हैं, तो उसने प्रसन्न होकर कहा कि आखिरकार उसे मिशन का इनाम मिल ही गया। टू दैट ने अपने हाथ ऊपर उठाते हुए कहा, आदरणीय प्रशासक, अब आपके पास पर्याप्त बोनस अंक है जिनसे आप एक इंटरमीडिएट हेड बॉक्स के लिए विनिमय कर सकते हैं। सो कुआंग ने जवाब दिया, ठीक है, चलो इसे आजमाते हैं। मन ही मन वो सोचने लगा कि कहीं उसे फिर से खांसी की दवा तो नहीं मिलने वाली।
टू दैट उसे एक और जगह पर ले गया और उत्साह से बोला, इधर आइए आदरणीय प्रशासक, कृपया देखें कि आपको क्या पुरस्कार मिला है। बधाई हो, आपको मसल सेल बूस्टर प्लस 1 प्राप्त हुआ है। इसका प्रभाव मामूली और स्थायी है। मांसपेशियों की ताकत में स्थायी रूप से थोड़ा सा इजाफा होगा। इसे हर 24 घंटे में केवल एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है और बार बार उपयोग करने पर इसका असर धीरे धीरे कम हो जाता है। टू दैट खुशी से चिल्लाया, वाह, यह बहुत अच्छा आइटम है आदरणीय प्रशासक। सो क्वांग आश्चर्य में पड़ गया। क्या यह वाकई मांसपेशियों की ताकत को स्थायी रूप से बढ़ाता है? वैसे खांसी की दवा से तो यह कहीं बेहतर है। उसने वो आइटम लिया और उसका ढक्कन खोला। अंदर एक सिरिंज निकली, लेकिन उसमें सुई नहीं थी। वो सोचने लगा कि क्या यह वास्तव में 200 साल बाद भी इस्तेमाल की जा सकती है। टू दैट ने उसे आश्वस्त करने की कोशिश की, आदरणीय प्रशासक, कृपया निश्चिंत रहें, इस सुविधा द्वारा बनाए गए उत्पाद उच्च गुणवत्ता के होते हैं। सो क्वांग थोड़ा संतुष्ट होकर बोला, अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो मैं इसे आजमा लेता हूं। शायद हल्का सा इजाफा कोई बड़ी बात नहीं होगी। उसने सिरिंज को सीधे अपनी त्वचा में दबा दिया और फिर अपने बाइसेप्स को निचोड़कर प्रतिक्रिया देखने की कोशिश की। ताकत की जांच के लिए उसने एक घूंसा मारा, लेकिन उसे कोई स्पष्ट बदलाव महसूस नहीं हुआ। उसने निराश होकर कहा, लगता है इस दवा की एक्सपायरी हो गई है। टू दैट ने उत्तर दिया, कृपया धैर्य रखें आदरणीय प्रशासक। सो क्वांग ने सिर झुकाकर अपने हाथ में पकड़े आइटम को देखा और कहा, छोड़ो, शायद ये बेअसर दवा ही थी। लेकिन तभी उसने अपने शरीर में अचानक एक गहरी हलचल महसूस की। ये क्या हो रहा है? उसने मन ही मन सोचा। उसका शरीर धीरे धीरे सुन्न और पीड़ित लगने लगा, जैसे कोई गर्म ऊर्जा उसकी छाती की ओर बह रही हो। उसकी आंखें लाल हो गई और उसने उस आइटम को कसकर पकड़ लिया। उसकी दृष्टि थोड़ी विचलित हुई और उसने खुद को थका हुआ महसूस किया। उसने सोचा, कहीं वाकई में यह दवा 200 साल पुरानी तो नहीं? क्या यह असर कर रही है या नुकसान? उसने फिर से थोड़ा व्यायाम किया, लेकिन कोई विशेष बदलाव महसूस नहीं हुआ। फिर भी एहतियात के तौर पर उसने टू दैट से कहा, मेरी पूरी मेडिकल जांच करो, अंदर और बाहर दोनों। टू दैट ने आज्ञा का पालन करते हुए उसकी रिपोर्ट स्क्रीन पर प्रदर्शित की। आईडी सो क्वांग, जीन सीक्वेंस स्तर एडमिनिस्ट्रेटर लेवल 5, मूलभूत विशेषताएं, ताकत 9, स्थायी वृद्धि +1, लचीलापन 6, शारीरिक क्षमता 7, स्थायी वृद्धि +1, इंद्रिया 7, बुद्धिमत्ता 6। सो क्वांग ने टिप्पणी की कि हालांकि जीन विकास प्रगति नहीं बढ़ी, लेकिन ताकत और शारीरिक क्षमता में एक एक अंक का इजाफा हुआ है। टू दैट ने उत्साहित होकर कहा, वाह, अब आपको केवल एक और ताकत बिंदु चाहिए और आप एक सामान्य 20 वर्षीय वयस्क पुरुष से दोगुनी ताकत के मालिक बन जाएंगे। आमतौर पर बिना किसी प्रशिक्षण के एक वयस्क की ताकत और सहन शक्ति लगभग 5 अंकों की होती है। सो क्वांग ने स्थिति को स्पष्ट रूप से समझा। इसका मतलब यह है कि ताकत और शारीरिक क्षमता में ये एक एक अंक का इजाफा सामान्य व्यक्ति की कुल शक्ति का 20% के बराबर है। फिर उसने टू दैट से पूछा, इस समय क्या बजा है? टू दैट ने सिस्टम स्क्रीन खोली और उत्तर दिया, अभी सुबह के 4 बजे है। सो क्वांग ने उसके सिर पर हल्की थपकी देते हुए कहा, खिलाड़ी 1.5 घंटे में दोबारा ऑनलाइन होंगे, जाओ और तैयारियां शुरू करो। टू दैट ने प्रसन्नतापूर्वक आज्ञा स्वीकार की। ठीक है, मैं तुरंत तैयारी करता हूं। और वो खुशी खुशी गुनगुनाता हुआ वहां से चला गया। सो क्वांग उस नोटिफिकेशन स्क्रीन को देखने लगा जो अभी अभी सामने आई थी। ओह, मिशन फिर से अपडेट हो गया। सो क्वांग हैरान रह गया। कल तो केवल एक ही मिशन था और अब अचानक 20 हो गए। वर्तमान में मुख्य मिशन अभी तक सक्रिय नहीं हुआ था, शायद इसलिए कि उसकी शर्तें पूरी नहीं हुई थी। लेकिन प्रशासक डायरी को नए मिशनों के साथ अपडेट कर दिया गया था। अब कुल 20 मिशन थे। मिशन विवरण और बोनस अंक, बड़ी क्षमता वाली मशीन तैयार करना, शाखा मिशन +100 अंक। हर दिन एलियन का शिकार करना +2 अंक। हर दिन लकड़ियां इकट्ठा करना टन में +2 अंक। हर दिन 100 मिलीलीटर ताजा पानी इकट्ठा करना +2 अंक। हर दिन नर्सिंग होम के बाहरी हिस्से की मरम्मत करना +3 अंक। हर दिन नर्सिंग होम की दूसरी मंजिल की दीवार ठीक करना +3 अंक। बाकी 14 मिशन भी इसी प्रकार के हैं। सो क्वांग ने नोटिस पढ़कर गहरी सांस ली और बोला, डेली का मतलब है कि ये मिशन हर दिन दोहराए जाएंगे, यानी 20 मिशन कुल 150 बोनस अंक। लेकिन अगर मैं अकेला ये सब करूं तो जलकर राख हो जाऊंगा। उसने सोचते हुए निष्कर्ष निकाला, शायद कुछ योगदान बिंदु खर्च करके लीग को काम सौंप देना चाहिए। वो आगे विश्लेषण करता है, डेली टास्क को अनदेखा कर अभी जनरेटर की समस्या हल करना ज्यादा जरूरी है।
बिजली के बिना खिलाड़ी आदिम जनजाति की तरह जिएंगे और बिजली के साथ एक कुलीन वर्ग की तरह। लेकिन कोई भी कुलीन वर्ग भूमिगत शरण स्थलों में नहीं रहता और आदिवासी सतह पर नहीं। सो कुआंग ने तुरंत अपना कार्य कंप्यूटर खोला और टाइप करना शुरू किया। पर वो जानता था, सिर्फ बैठकर सोचने से हल नहीं मिलेगा। नए खिलाड़ी चयन की योजना। बेहतर यही होगा कि नए पंजीकृत खिलाड़ियों को देखा जाए, कौन उपयोगी साबित हो सकता है। वर्तमान में आरक्षित खिलाड़ी 35, नए पंजीकरण 10। सो कुआंग खुश हुआ। वाह, फिर से 10 ताजे लहसुन के पौधे आ गए। लगता है कल चर्चा समूह ने अच्छा असर डाला। हालांकि न्यूमा क्लब में केवल लगभग 100 लोग थे। शायद उन्हीं में से ये 35 लोग अभी जीवित थे। प्रमोशन की नई रणनीति। वो कल्पना करता है, ट्रे ट्रे हुई 2 सुंदर लड़कियों के साथ खड़ा है। एक गुलाबी बालों वाली लड़की कहती है, ये ट्रेन का एक नया वर्जन है जो तुमने पहले कभी नहीं खेला। आज रात 8 बजे समूह में आओ। दूसरी कहती है, केवल तब खेल सकते हो जब पत्नी घर पर न हो। सो कुआंग की पेशानी पर बल पड़ते हैं। अगर मुझे ज्यादा लीक नवागंतुक खिलाड़ी चाहिए तो शायद एक नया प्रचार तरीका इस्तेमाल करना होगा। लेकिन विज्ञापन देना व्यावहारिक नहीं है। वेस्टलैंड ऑल की आधिकारिक वेबसाइट चीन में रजिस्टर ही नहीं है। शायद सर्वर पृथ्वी पर भी नहीं है। अगर ज्यादा ट्रैफिक वाले ग्रुप से ट्रैफिक भेजा गया तो नीच गुणवत्ता वाले यूजर घुसाएंगे और उपद्रव करेंगे। कल्पना में असंतोषजनक खिलाड़ी। छोटी बालों वाली लड़की चिल्लाती है, चावल, मैं चावल खाना चाहती हूं, मुझे खिचड़ी नहीं चाहिए। दूसरी लड़की शिकायत करती है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, ये ड्रेस कितनी बेकार है, मैं इसे पहनकर किसी से मिल नहीं सकती। बैंगनी बालों वाली लड़की बोलती है, बोरिंग है ये गेम, मैं तो डेट पर जा रही हूं, तुम लोग आराम से खेलते रहो। आरक्षण प्रणाली में सुधार की योजना। सो कुआंग ने ठान लिया, बुकिंग थ्रेशोल्ड बढ़ाना ही पड़ेगा। उसने योजना बनाई। टू दैट से कहूंगा कि आधिकारिक वेबसाइट पर आरक्षण ऑप्शन को लेवल 1 से हटाकर लेवल 2 पेज पर कर दे। अब जो खिलाड़ी प्रीडर करना चाहेंगे उन्हें अकाउंट रजिस्टर करना होगा, फोन नंबर और डिलीवरी पता देना होगा। इस तरह से जो लोग सिर्फ शौक से या मजे के लिए आए हैं वे बाहर हो जाएंगे। साथ ही खिलाड़ी अब प्रीडर पेज पर एक प्रश्नावली भरकर अपनी पसंदीदा 5 विशेषताओं को सेट कर सकेंगे। ताकत, लचीलापन, शारीरिकता, इंद्रिया, बुद्धिमत्ता। इसी दौरान एक ऑफिस गर्ल सिर खुजाते हुए फाइलों के ढेर के साथ परेशान खड़ी थी। शायद ये नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी कर रही थी। थकान से चूर होकर वो बड़बड़ाई, जल्दी करो, पार्टी की बात छोड़ो, मेरे दिमाग में कोई डिजाइन की प्रेरणा ही नहीं आ रही, कुछ सोच ही नहीं पा रही हूं। सच में सिर दर्द हो गया है। वो गुमा क्लब की एक महिला सदस्य थी, एक फैशन कंपनी की कपड़ा डिजाइन निदेशक, डिजाइन डायरेक्टर। पानी की घूंट लेते हुए वो सोच रही थी कि हाल ही में कंपनी के फैशन शो के डिजाइन में वो इतनी व्यस्त हो गई कि अपने दोस्तों के साथ गेम भी नहीं खेल पाई। लेकिन उसका दोस्त मंडल यानी गुमा क्लब का ग्रुप हाल ही में काफी सक्रिय था। सभी कुछ बहुत ही जोश से किसी गेम के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसने पानी का गिलास टेबल पर रखा और ग्रुप चैट के संदेशों को स्क्रॉल करने लगी। वाइल्ड प्लेस ऑनलाइन, एक नया रहस्यमयी गेम। ग्रुप में चर्चा चल रही थी वाइल्ड प्लेस ऑनलाइन नाम के एक नए गेम की, जिसे लेकर सभी बहुत उत्साहित थे। एक ऐसा गेम जो 100% रियलिस्टिक और इमर्सिव एक्सपीरियंस देने का दावा करता है। वो सोच में पड़ गई, क्या ये सब लोग उस नए गेम के लिए हायर किए गए हैं? ऐसा कोई गेम तो अब तक देखा नहीं। लेकिन अगर ये सच निकला तो क्या नुकसान है ट्राई करने में? स्क्रॉल करते करते उसकी नजर सो कुआंग द्वारा भेजे गए संदेश पर पड़ी। तभी उसके मन में एक और विचार आया, ये जो नया एडमिनिस्ट्रेटर कुआंग है शायद वही इस गेम का प्लानर है। यहां तक कि लॉन्ग फ्यूचर जैसे मास्टर को भी उसकी बात माननी पड़ी। अब तो उसे यकीन हो गया, ये गेम ट्राई करने लायक है। उसने तुरंत ग्रुप में दिए गए लिंक से गेम में रजिस्ट्रेशन कर दिया। पंजीकरण के बाद आया एक अधिसूचना संदेश, प्रिय खिलाड़ी, वेस्टलैंड ऑलराउंड ए टेस्ट में भाग लेने के लिए आपका धन्यवाद। इस पंजीकरण में एक प्रश्नावली के माध्यम से गेम में आपकी 5 विशेषताओं की प्रवृत्ति, टेंडेंसी निर्धारित की जाएगी। ताकत, स्ट्रेंथ, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, शारीरिकता, कॉन्स्टिट्यूशन, इंद्रिया, सेंसेस, बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस। विवरण में लिखा था, ताकत, स्ट्रेंथ, मांसपेशियों और हड्डियों की ताकत, शरीर का आधार वजन, नजदीकी युद्ध की मारक क्षमता और हथियार फेंकने की दूरी को दर्शाती है। लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी रिफ्लेक्स, प्रतिक्रिया गति और शरीर के समन्वय को प्रभावित करता है। लड़ाई में ऐसे खिलाड़ी आसानी से हमलों से बच सकते हैं और कुशलता से मुकाबला कर सकते हैं। शारीरिकता, कॉन्स्टिट्यूशन, आपकी जीवंतता और प्रतिरोधक क्षमता यानी स्वास्थ्य की रिकवरी, बीमारियों से लड़ने की ताकत। बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस, ये आईक्यू नहीं है बल्कि सीखने की क्षमता
मानसिक स्थिति की रिकवरी स्पीड और न्यूरल एक्सेस डिवाइसों की संगतता को प्रभावित करता है। इंद्रिया, सेंसेस, ये अंतर्ज्ञान और स्थिति को पहचानने की क्षमता है। ऐसे किरदार जल्दी खतरे को भाप सकते हैं और छुपे हुए सुराग या जाल आसानी से पकड़ सकते हैं। उसने पूरा विवरण पढ़ा और धीरे से एक लंबी सांस ली। गेम में कुछ खास नया तो नहीं लगता, पर तभी उसे एक और अधिसूचना दिखी जिसने उसके चेहरे के हावभाव बदल दिए। जैसे पुनर्जन्म, रीइंकार्नेशन तय नहीं किया जा सकता, वैसे ही इस गेम में आपका शरीर एक पहले से सेट किए गए डीएनए पर आधारित होता है। यदि आप अपने किरदार की उपस्थिति से संतुष्ट नहीं है तो आप प्लास्टिक सर्जरी या कृत्रिम शरीर, फेक बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का विकल्प चुन सकते हैं। वो अचंभित थी। क्या इस गेम में अपने शरीर को भी बदल सकते हैं? इतना रियलिस्टिक? अब उसके अंदर का डिजाइनर और गेमर दोनों जाग चुके थे। ये काम बाद में पूरा किया जाएगा और गेम में जोड़ा जाएगा। सोचते हुए उसने खुद की एक सुंदर और फैशनेबल छवि की कल्पना की। लंबे, चमकदार गुलाबी बाल, एक स्टाइलिश लुक। उसका दिल एकदम से धड़क उठा। प्लास्टिक सर्जरी, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, ये फैशन की दुनिया में नए विषय हैं, बिल्कुल नए स्टाइल्स। वो खुशी से उठ खड़ी हुई और जोर से चिल्लाई, हां हां, आखिरकार प्रेरणा मिल गई। कमाल है, अब उसका दिमाग अनोखे रचनात्मक डिजाइनों की छवियों से भर चुका था। उसके हाथ कीबोर्ड पर नाचने लगे। इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन, मैं अभी प्रीडर करती हूं ये गेम। वेस्टलैंड ऑनलाइन, लेट्स गो। उसने स्क्रीन पर भर दी जानकारी। नेक्स्ट, नेक्स्ट। फिर वो बेसब्री से गेम एक्सपीरियंस का इंतजार करने लगी, इस उम्मीद के साथ कि शायद इससे उसके नए क्लोज डिजाइन का विचार भी मिल जाए। मीनवाइल, सुबह 6 बजे, वेस्टलैंड बेस। डिंग। सर्वर ने नई रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लिया। सो क्वांग, जो आराम से कुर्सी पर बैठा था, संतुष्ट होकर बोला, इस बार की राउंड पर बुकिंग पिछली बार से कहीं ज्यादा रोमांचक है। उसने स्क्रीन देखा। सुबह के 6 बजे। वो एकदम उठ खड़ा हुआ, कपड़े ठीक किए। अब रिजर्वेशन देखने का नहीं, समय है खिलाड़ियों के फिर से लॉगिन का, खिलाड़ियों की वापसी। दूसरी ओर दीप टॉप के साथ बाकी 3 खिलाड़ी भी खेल में फिर से ऑनलाइन हो चुके थे। श्री दौड़ते हुए बोला, सुबह के 6 बज गए हैं। वाइल्डरनेस में आपका स्वागत है। सभी खिलाड़ियों की आंखें स्क्रीन पर चिपकी थी। ये क्या? दीप टॉप को यकीन ही नहीं हो रहा था। मेरी जीन सीक्वेंस, सेंसरी सिस्टम टाइप है। ओल्ड बाग ने भी देखा। मेरा स्ट्रेंथ टाइप है। धत तेरी, इंटेलिजेंस बस 3 सितारे। मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूं यार। फुतरोंग ने भी असंतोष में सिर झटका। मुझे तो लगता था मैं स्मार्ट हूं, पर निकला फ्लेक्सिबल टाइप। मैं इंटेलिजेंस वाला क्यों नहीं हूं? क्वांग फोंग को देखो, वो हक्का बक्का था। मेरी इंटेलिजेंस 7 पॉइंट्स और स्ट्रेंथ सिर्फ 3। दीप टॉप के चेहरे का रंग सफेद पड़ चुका था। पेट में मरोड़। उसने पेट पकड़ लिया और चीखा, मैं ठीक नहीं हूं। जल्दी बताओ वॉशरूम कहाँ है? टी-दैट ने माफी भरे स्वर में कहा। माफ कीजिए, B1 फ्लोर पर केवल ट्रेनिंग कैबिन है, कोई लिविंग फैसिलिटी नहीं है। आपकी सेंसरी सिस्टम बहुत संवेदनशील है, कृपया शांत रहें। ओल्ड बाक ने तेजी से उसे खींच लिया। मुझे नहीं लगा था ये लड़का इतना ताकतवर निकलेगा। शुक्र है मेरी स्ट्रेंथ वैल्यू पहले से 7 थी। दीप टॉप दर्द में चिल्लाया, नहीं, खींचो या फाड़ो जैसे शब्द मत बोलो। फुतरोंग ने गुस्से से कहा, क्या पागल हो गए हो? इस तरह का बर्ताव एनपीसी की सहानुभूति कम कर देगा। दीप टॉप की आंखें लाल थी। कुछ तो बुरा होने वाला है। अभी के लिए तो सिकुड़ कर बैठना ही बेहतर है। और फिर सो क्वांग धीरे धीरे आगे बढ़ा। सभी खिलाड़ी चौंक गए। शांत हो जाओ, सब लाइन में खड़े हो जाओ। चारों ने बॉस को आते देखा और एक साथ बिल्कुल सीधे खड़े हो गए, जैसे स्कूल में प्रिंसिपल की एंट्री हो गई हो। सुनो, लाइन में लगो। दीप टॉप ने हां में सिर हिलाया। समझ गया, आज्ञा का पालन करूंगा। मैं यही लाइन में लग गया। सो क्वांग ने टीम की भाव भंगिमा देखी। सबके चेहरे पर गंभीरता है। अब सब मुझे खुश रखना चाहते हैं। वो मन ही मन सोचता रहा, मुझे अपनी सख्त छवि बनाए रखनी है, भले ही अंदर से मैं अभी भी वही मस्तमौला लड़का हूं। आदेशों की बौछार शुरू। सर्दियों से पहले हमें सतह पर एक आउटपोस्ट टावर बनाना है। खाद्य, पानी और ईंधन का भंडारण जरूरी है। डिफेंसिव फोर्टिफिकेशन और शेल्टर भी बनाने होंगे। हर कोई ये जानकारी नर्सिंग होम के प्रवेश द्वार पर
नोटिस बोर्ड से देख सकता है। ओल्ड बाग खुशी से बोला, लगता है सरकार ने मिशन सिस्टम को अपडेट कर दिया है। फू त्रोंग जोश में चिल्लाया, वाह, फिर से अपनी मसल्स दिखाने का मौका मिल गया। कुआंग फोंग ने चिंतन किया, जनरेटर ढूंढना जरूरी नहीं, लेकिन यह और भी मुश्किल काम है। लेकिन दीप टॉप चुप रहा। तभी सो कुआंग ने चेताया, अगर तुम लोग तेज नहीं चले तो यह सब पैंट से बाहर आ जाएगा। दीप टॉप फौरन हाथ उठाकर बोला, रुको मैनेजर, मुझे पेशाब जाना है। आपातकालीन बाथरूम मोड शुरू। सो कुआंग सोच में पड़ गया। अब तक तो मैंने सिर्फ सर्वाइवल पर ध्यान दिया था, लेकिन यह भी सोचना होगा कि अगर खिलाड़ी बढ़े तो खाना, मलमूत्र, सब बड़ी समस्याएं बन जाएंगी। फॉलो मी, उसने यंत्रवत जवाब दिया। दीप टॉप पीछे से चिल्लाया, रुको मैनेजर, आप तो बहुत तेज चल रहे हैं, मैं गिर जाऊंगा। ओल्ड बाग ने भी पेट पकड़ लिया। ओ भाई, अब मैं भी रुक नहीं पाऊंगा, लगता है दस्त होने वाले हैं। फू त्रोंग दौड़ता हुआ चिल्लाया, मुझे भी कल गेम में जो बड़ा पक्षी खाया था, लगता है कुछ गड़बड़ था। कुआंग फोंग चौंकर बोला, इस गेम में डायरिया भी हो सकता है? यह तो हद हो गई। कितना रियल है ये गेम? प्राकृतिक विपत्ति। कुछ मिनट बाद एक कोने से अचानक आवाज आई, आह, बहुत सड़ांध आ रही है। सब लोग लंगड़ाते हुए बाहर आए। चेहरे पर हताशा थी। फू त्रोंग ने दुख जताया, टॉयलेट न होने की वजह से बहुत दिक्कत हुई। ओल्ड बाग ने दर्द में कहा, पेपर नहीं था, पत्तों से साफ किया, खून आ गया। दीप टॉप हैरान था, क्यों मुझे इतना जलन हो रही है? तुम्हें भी हो रही है? कुआंग फोंग बोला, कहीं तुमने बिच्छू बूटी, नेट लीव्स से तो नहीं साफ किया? दीप टॉप हकबका गया। बिच्छू क्या? फोंग ने कहा, कुछ नहीं, अब हो गया तो हो गया, थोड़ा झेल लो। सो कुआंग मन ही मन चिल्लाया, अरे, मैं बताना ही भूल गया कि मॉस के पत्ते इस्तेमाल कर सकते थे। जनता की मांग, शौचालय चाहिए। जैसे ही सभी सतह पर पहुंचे, सभी ने एक स्वर में कहा, एडमिन, हमारा प्रस्ताव है कि बेस में एक टॉयलेट बनाया जाए। मैं भी सहमत हूं। मैं भी 100% सहमत। ओल्ड बाग ने जोश से सुझाव दिया, अगर हम एक बड़ा गड्ढा खोदें जिसमें सभी मल जमा हो तो हम उसे कंपोस्ट बना सकते हैं। वो बड़े आत्मविश्वास से समझाने लगा, बायोलॉजिकल प्रक्रिया से बैक्टीरिया और फंगी इसे गर्मी से रोगाणुरहित कर सकते हैं। फिर इसमें भूसी और राख मिलाकर एक अच्छा खाद बना सकते हैं, और फिर हम इन पैकेज पर लिखेंगे, कृपया इसे जीवन की मदद के लिए उपयोग करें। सो कुआंग ने यह सब सुना और मन ही मन सोचा, कहते हैं कि बैट स्ट्रीट में तो लोग पब्लिक टॉयलेट और जानवरों की लीद इकट्ठा कर बेचते हैं। जैविक बिजली घर की योजना, हिंदी अनुवाद, तीसरे व्यक्ति में। कुआंग ने सहमति में सिर हिलाया जब फू ट्रोंग ने यह विचार साझा किया कि पास के ब्राउन फार्म में भी खाद के रूप में अपशिष्ट का उपयोग होता है। फू ट्रोंग ने आगे बताया कि उनके गांव में भी गोबर और जैविक कचरे को मिलाकर एक बायोगैस सुरंग में बंद कर दिया जाता था, जहां एनारोबिक बैक्टीरिया उस कचरे को ज्वलनशील मीथेन गैस में परिवर्तित कर देते थे। उन्होंने बताया कि यह गैस बॉयलर रूम से होकर गुजरती है और फिर एक पाइप के जरिए डाइजेस्टिव मशीन के जनरेटर को चलाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। फू ट्रोंग ने आगे जोड़ा कि बायोगैस को मीथेन फ्यूल सेल्स में भी बदला जा सकता है, जिससे एक स्वच्छ और स्वायत्त बिजली घर तैयार किया जा सकता है। सो कुआंग ये सब सुनकर चुपचाप संतोष में सिर हिलाते रहे। उन्होंने स्वीकार किया कि भले ही बेट स्ट्रीट पर ऐसा कोई बायोगैस प्लांट मौजूद नहीं था, लेकिन पास के ब्राउन फार्म में एक ऐसा प्लांट था। उन्हें यह स्पष्ट हुआ कि खाद इकट्ठा करना वास्तव में बिजली पैदा करने के लिए किया जा रहा था। उन्होंने मन ही मन यह विचार किया कि अगर यह सिद्धांत कारगर हुआ तो वे धीरे धीरे अपना खुद का पावर प्लांट भी बना सकते हैं। यह सोचकर उन्होंने मन में उनकी टीम, जिसे वो लीक्स कहा करते थे, की प्रशंसा की। इन चारों की उपयोगिता उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा साबित हो रही थी। कुआंग फो ने अपने चश्मे को ऊपर चढ़ाते हुए कहा कि बायोगैस टैंकों और टॉयलेट्स की मरम्मत में सबसे बड़ी चुनौती होती है सीलिंग और गैस रोकने वाली सामग्री की उपलब्धता। सो कुआंग ने उन्हें आश्वासन दिया कि इस वीराने में प्लास्टिक की कोई कमी नहीं है। विशेष रूप से ड्रिंक की बोतलें और कचरे के थैले प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि अधिकांश सर्वाइवर प्लास्टिक को जलाने से डरते हैं क्योंकि वह जहरीली गैस छोड़ सकती है। ऐसे में प्लास्टिक का प्रयोग सिर्फ आग जलाने के लिए किया जाता है। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि पास के शहरों और उपनगरों में सावधानीपूर्वक खोज करके बहुत सारा कच्चा माल इकट्ठा किया जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने एक नोटिस बोर्ड भी उठाया जिसमें कार्यों की एक सूची
और उनके इनाम लिखे थे। कार्यसूची: निर्माण सामग्री इकट्ठा करें। माप: 1 मीटर। इनाम: 1 योगदान अंक प्रति मीटर। पानी रखने की सामग्री खोजें। उदाहरण: प्लास्टिक बैरल, मेटल के बर्तन आदि। शर्त: जितना बड़ा उतना बेहतर। इनाम: 1 से 10 योगदान अंक। पुनर्चक्रण योग्य कचरा खोजें। इनाम: 1 से अनिश्चित योगदान अंक। सो कुआंग ने कहा कि अब इसमें नई कार्यसूची में प्लास्टिक बैग और बोतलों को इकट्ठा करना भी जोड़ा जाएगा। पूरी टीम यह देखकर स्तब्ध रह गई कि यह गेम कितना वास्तविक है। टीम के एक सदस्य ने टिप्पणी की कि एनपीसी, गैर खिलाड़ी पात्र, अब वास्तविक परिस्थितियों का विश्लेषण करके नए मिशन दे रहे थे। कल कुआंग भाई ने बताया था कि अगर एनपीसी से अच्छे संबंध रखे जाएं, तो छुपे हुए मिशन भी मिल सकते हैं। डीप टॉप को अब कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने बाकी साथियों से कहा कि क्या उन्होंने भी देखा। जैसे ही उन्होंने बायोगैस की बात की, एडमिन मुस्कुराने लगे। इस बीच कुआंग फॉन ने जनरेटर को लेकर एक विचार साझा किया। उन्होंने कहा कि एक तेज तरीका यह हो सकता है कि आसपास कोई कार ढूंढी जाए, क्योंकि अधिकतर कारों में छोटे जनरेटर लगे होते हैं। उन्होंने तुरंत सुझाव दिया कि वेटलैंड पार्क के दक्षिण पूर्व में एक पार्किंग स्थल है, लेकिन वहां की कारें ज्यादा जर्जर दिखती हैं। फिर भी उन्होंने ये कहकर हिम्मत दिखाई कि मैं एक बार और कोशिश करना चाहता हूं, क्या पता कोई जनरेटर काम का निकल जाए। सो कुआंग ने इस बार उन्हें रोका नहीं, बल्कि कहा कि वे जा सकते हैं, बट एक शर्त के साथ। उन्होंने कहा कि बाहरी वातावरण बहुत खतरनाक है, क्योंकि वहां कई तरह के म्यूटेंट्स घूमते रहते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि कोई और भी उनके साथ जाए। ये सुनकर सभी थोड़े सतर्क हो गए। फू ट्रॉन्ग सोचने लगे कि अगर ये फील्ड मिशन है तो किसी भारी खिलाड़ी को जाना चाहिए। ओल्ड बाक कुछ शंका में दिखे और डीप टॉप के मन में अजीब सा डर बैठ गया। तभी सो कुआंग ने एक चालाक हंसी के साथ समूह की ओर देखा और बोला, मैं खुद चुनूंगा कि कौन स्वांग फॉन के साथ जनरेटर ढूंढने जाएगा। और फिर सीधा डीप टॉप की ओर इशारा किया। तुम चलोगे? डीप टॉप ये सुनकर एकदम जड़ हो गया। क्या मैं? लेकिन अगर नेता ने आदेश दे दिया है तो पालन तो करना ही पड़ेगा। उसने चुपचाप कहा, ठीक है, समझ गया। ओल्ड बाक ने उसे उलझन भरी निगाहों से देखा। जनरेटर की तलाश और सीवर की खोज, तीसरे व्यक्ति में हिंदी अनुवाद। सभी हैरान थे कि कुआंग ने अचानक डीप टॉप को ही क्यों चुना। फू ट्रॉन्ग को भी यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उन्होंने बस इतना कहा कि चूंकि एनपीसी एडमिनिस्ट्रेटर ने पहले ही उसे चुन लिया था, इसलिए उन्होंने उसका निर्णय स्वीकार कर लिया। डीप टॉप ने एक हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ, माफ कीजिए, मैं अब पहले बिगिनर विलेज से उपकरण ले आता हूं। कुआंग फॉन ने यह देखकर मन ही मन अफसोस जताया और सोचा, ये लड़का हमेशा खेलते वक्त कोई ना कोई बवाल खड़ा कर देता है। मिस्टर बाक ने मजाकिया अंदाज में बीच की उंगली दिखाते हुए कहा, हे भगवान, ज्यादा मत सोचो, पहले वापस आओ फिर बात करेंगे। फू ट्रॉन्ग भी बगल में खड़े थे और बोले, सही बात है, बाहर कदम रखो, लेकिन ऐसा ना हो कि वापस दौड़ते हुए आना पड़े। इस सब के बीच कुआंग फॉन ने एक ही वाक्य कहा और फिर चुपचाप मानचित्र अपने हाथ में लेकर उसे गौर से देखने लगे। डीप टॉप और फॉन दोनों उस जगह की ओर देख रहे थे जहां उन्हें जाना था, और दोनों ही कुछ उलझन में लग रहे थे, जैसे उन्हें अपने जीवन पर संदेह हो रहा हो। डीप टॉप ने परेशान होकर सोचा, कमाल है, अब समझ आया एडमिन ने क्यों कहा था कि यहां कुछ भी उपयोगी नहीं बचा। सब कुछ पहले ही निकाल लिया गया है। उसने चिंतित होकर पूछा, अब क्या करें? जनरेटर कहां मिलेगा? क्या हम वापस लौट सकते हैं? कुआंग फॉन ने बिना कुछ कहे मानचित्र को मोड़ दिया और ठंडे स्वर में कहा, इधर आओ, अब खाली हाथ लौटना अजीब लगेगा। वो एक कार की ओर बढ़े। उन्होंने पूरी ताकत लगाकर उसका हुड उठाने की कोशिश की और कांपते हुए बोले, अरे आओ जरा मदद करो। मदद चाहिए? उनकी आवाज सुनकर डीप टॉप, जो हाथ में हंसिया पकड़े खड़ा था, चौंक गया। उसने मुड़कर देखा और बोला, अरे रुको, आ रहा हूं। उसने सोचा, हम साथ में काम करते तो रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये समझ नहीं आ रहा। दोनों ने मिलकर 1, 2, 3 पर कार का हुड उठाया, जैसे किसी ने उनमें जोश भर दिया हो। कार का अगला हिस्सा खुलते ही अंदर की हालत दिखी, मौज और धूल से ढका हुआ। डीप टॉप ने झांक कर पूछा, क्या है ये? इंजन है? कुआंग फॉन भी उतने ही उलझे हुए दिखे। उन्होंने डीप टॉप की ओर देखा और बोले, शायद नहीं। क्या तुमने कहा था कि तुम्हें गाड़ी चलाना आता है? डीप टॉप ने शर्माते हुए जवाब दिया, वो बस थोड़ा बहुत। एक्सेलरेट कर सकते हैं शायद। कुआंग फॉन ने उसे देखा और मन ही मन गालियां बुदबुदाई। तभी डीप टॉप ने सवाल किया, नहीं, मुझे याद आया, तुम्हारे पास तो कार है ही नहीं, फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो? कुआंग फॉन ने उसका भ्रम तोड़ते हुए कहा, मैं एक यूनिट डॉ में रहता हूं।
मेरे पास तो सिर्फ एक साइकिल है। डीप टॉप ये सुनकर स्तब्ध रह गया और बोला, क्या? यही तो बात नहीं थी। क्वांग फोन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। वो अब भी खोजबीन में लगे रहे। पसीना पोंछते हुए बोले, इंजन तो मिला, लेकिन पावर सोर्स नहीं मिल रहा। उन्होंने पास के लैंडफिल, कचरे का ढेर की ओर इशारा किया और कहा, यहां 200 साल से लोग रह रहे हैं। यह सामान्य है कि सब कुछ खराब हो चुका होगा। समय बर्बाद मत करो, चलो कचरे के ढेर में कुछ काम की चीजें खोजें। उनके मन में चल रहा था कि यह बात सही है, लेकिन एक और संभावना भी हो सकती है। शायद कार के आगे वाले हिस्से में कोई प्रिवॉर टेक्नोलॉजी हो, जिसने पावर सोर्स को किसी रिमोट स्रोत से बदल दिया हो। अब इन पुरानी कारों से जनरेटर निकालना नामुमकिन सा लग रहा था। उधर डीप टॉप कुछ दूर खड़े थे और जोर से चिल्लाए, अरे ओ, जल्दी आओ, कुछ बड़ा खोज निकाला है। क्वांग फोन दौड़ते हुए आए और पूछा, क्या मिला? क्या कोई मोटर है? डीप टॉप ने जवाब दिया, नहीं, मैंने एक सुराग खोजा है। क्वांग फोन थोड़े उलझन में पड़ गए। डीप टॉप ने सुझाया, चलो सीवर के अंदर चलकर देखते हैं। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि वहां ज्यादा खतरा होगा।